कोविड के बाद बहुत सारी एरिया में प्राइस वर्स्ट के सिनेरियो में 2.5x हुआ है। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जहाँ पर आपको दोगुना और ढाई गुना पैसा हो जाता हो। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तुरंत का नहीं है, जिन्होंने ने कोविड से पहले किया हुआ था। कोविड के बाद सप्लाई थोड़ी-सी कम हुई, तब जाके पैसा मिला। अब आप सोचो कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे और साल भर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को 3 साल कम से कम वेट करना चाहिए। तो हम जब ओवरऑल देखते हैं तो एक टाइम करेक्शन का भी फेज आता है, फिर एप्रिसिएशन मिलता है, तो मिलाकर देखते हैं तो रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो 7 से 8% के आसपास ही होता है। और उस 5 साल के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे। चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो रेरा रेगुलेटरी का रहा हो या जीएसटी रिफॉर्म का रहा हो। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो लैंड एक्विजिशन एक्ट नया इम्प्लीमेंट हुआ था। जहां हाउसिंग की जरूरत है और जिस सेगमेंट में जरूरत है, अगर वो नहीं बन रही है, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में वाकई आपको लगता है कि वायबिलिटी नहीं है, या फिर डेवलपर्स का ग्रीड बढ़ता जा रहा है? वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा अपार्टमेंट कम बनाऊँ, क्वालिटी दूँ, ट्रांसपेरेंसी रहे और कस्टमर रिटेन रहे मेरे पास। अब उनको ये नहीं लगता कि हाँ, मैं 10,000 अपार्टमेंट बना के 1 साल में बेचना है। उनको लगता है कि हाँ, मुझे 1,000 ही बनाना है, बट वो क्वालिटी वाला अपार्टमेंट होना चाहिए, बड़ा साइज़ हो और जिसको वो लोग कस्टमर को रिटेन कर सकें। रेरा के आने के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि सब कुछ सिर्फ कारपेट पे बेचा जाएगा, लेकिन बेचा जा रहा है सुपर एरिया पे। बस फर्क ये आया है कि कारपेट एरिया अब मेंशन होने लगा है। जी, तो ऐसा क्यों? लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस है और कंसल्टेंट जो नए लोग आ रहे हैं या जो जिनको लगता है कि हाँ, मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है या लॉन्ग टर्म रहना है, जिनका विजन बहुत क्लियर है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। सारे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ आज बायर्स को एक एडवांस कंसेंट फोर्स किया जा रहा है साइन करने के लिए। तो आप जितने होम बायर्स से मिलते हैं, आपको नहीं लगता कि होम बायर अभी भी रेरा पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाया है जिस ट्रस्ट के लिए रेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था देश में? बट अभी भी कह रहा हूँ मैं कि मुझे लगता है कि रेरा और अभी काम कर रहा है। रेरा तीनों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, डेवलपर के लिए भी, कस्टमर के लिए भी और जो उसके साथ और भी काम करें कंसल्टेंट उनके लिए भी। इसका पर्पस था सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाना, उसमें किसी को टॉर्चर करना या टारगेट करना नहीं है। रियल एस्टेट ग्रोथ के जितने भी कैटलिस्ट आपने गिनाए हैं, डेमोग्राफी का बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की जीडीपी का बढ़ना, मेजर आप 3 मेजर फैक्टर बता रहे हैं। लेकिन इन तीनों के बियॉन्ड जो रियल एस्टेट की डिमांड का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, शायद आप वो बोल रहे हैं, लोगों की परचेज पावर। हाँ, वो क्या obviously लोगों वो तो की परचेज पावर वाकई बढ़ी है या कम हुई है पिछले कुछ दिनों में? क्योंकि आपको पर स्क्वायर फीट इनटू मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, आप सिर्फ डिस्काउंट कर रहे हो। डिस्काउंटिंग भी ठीक है बट कस्टमर को आप मिसगाइड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। एग्रीमेंट पढ़ा है आपके पास, आपको क्लॉज पढ़ने ही नहीं आ रहा। आपको यही नहीं पता कि टीपीए क्या होता है, टीपीटी क्या होता है, पीटीएम क्या होता है। आपको ये नहीं पता अगर किसी का अपार्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर का है तो उसका होम लोन कितना होगा। आप सिर्फ कह रहे हो सर डिस्काउंट कर दूंगा आपको मैं। रेंटल रिटर्न और होम लोन के बीच का जो गैप आप कह रहे हैं कि एक समय पे बराबर हो जाएगा, वी आर नॉट लाइक दुबई। हम यूएस या दुबई नहीं है। हमारे यहाँ आज भी कम से कम 550 बेसिस पॉइंट का गैप एग्जिस्ट करता है, और ये गैप हिस्टोरिकली भी वर्ल्ड में हाईएस्ट तो इंडिया में ही है। तो इतने बड़े गैप में अक्सर जो एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में एडवाइस ये दी जाती है कि आप रेंट और ईएमआई का जो गैप है, अगर उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करें और 12% का भी रिटर्न मिल जाए, तो 10 साल के बाद हो सकता है उस रिटर्न से आप बिना लोन लिए घर खरीद सकते हैं। आज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। लोग कैसे गूगल पर करके भेज देते हैं, गूगल सर्च इंजन है, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उसका। ठीक है, आपने बोल दिया सर 20% हो जाएगा अप्रिशिएशन। 20% किस डेटा पे बोल रहे हो आप? आपको पता होना चाहिए कि भाई 20% बोल रहे हो तो कोई सोर्स तो डेटा होगा। ठीक है, हो सकता है 19% हो, बट आप 4 डेटा पॉइंट निकालो, ऑथेंटिक डेटा पॉइंट निकालो। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि डेटा पॉइंट से ज़्यादा सोर्स ऑफ डेटा और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा होना चाहिए। रियल एस्टेट में आप ड्यू डिलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस रियल एस्टेट में किसी और प्रोडक्ट की तरह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ आप प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब प्रोडक्ट सिर्फ लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट का कोई अता पता नहीं है, आप एक फ्यूचर प्रॉमिस खरीद रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कम से कम आज भी 5 साल से कम तो नहीं है। आप गोल्ड में पैसा कमा लीजिए, रहिएगा कहाँ पर, कहाँ रहेंगे? आप म्यूचुअल फंड से, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, आप गोल्ड से पैसा कमाइए, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाइए, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचिए। आप जहाँ बैठ के बेच रहे हैं वो भी रियल एस्टेट है, आप जहाँ शाम को बेचने के बाद सोने जाएंगे वो भी रियल एस्टेट है, जहाँ दिन में आप बैठ के मीटिंग कर रहे हैं बेचने के लिए वो भी रियल एस्टेट है।
इंडियन रियल एस्टेट में एक स्लो डाउन है। डेवलपर्स के हिडन प्राइस डिस्काउंट, ब्रोकर्स के डेस्परेट कॉल्स और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लगातार कम हो रहे थे आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि मार्केट में एक स्ट्रेस है, इंडियन रियल एस्टेट एक सीरियस क्राइसिस में है। लेकिन ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो जवाब क्या मिलेगा, डिपेंड करता है कि ये सवाल आप पूछ किससे रहे हैं। अगर आप ये सवाल किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा इंडियन इकोनॉमी में ही ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसका असर प्रॉपर्टी मार्केट में दिखना ही है। आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी मार्केट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मार्केट होता है। यही सवाल आप एक होम बायर से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा इन डेवलपर्स ने इतना परेशान किया है कि आज एक आम इंडियन बिल्डर से डील ही नहीं करना चाहता है, वो रेंट पे रहना प्रेफर करता है। और यही सवाल अगर आप रियल एस्टेट के किसी स्टेक होल्डर से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल इशू इंडियन रियल एस्टेट के साथ है ही नहीं, ये सब साइक्लिक बिजनेस है। अभी वॉर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, अगले 1-2 क्वार्टर में ट्रांजैक्शन इंप्रूव कर जाएंगे, सब कुछ ऑल इज वेल के मोड में आ जाएगा। और ये 1-2 क्वार्टर की कहानी आपको पिछले 4 से 6 क्वार्टर से सुनाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसे में बैलेंस्ड व्यू क्या है। ये बैलेंस्ड व्यू जानने के लिए आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे दीपक मिश्रा, रेजिडेंशियल डायरेक्टर हैं कॉलियर्स के, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो बैलेंस्ड व्यू, इंडियन रियल एस्टेट की प्रॉब्लम क्या है, क्या ये स्लो डाउन स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है या साइक्लिक स्लो डाउन है, कैसे ये स्लो डाउन इंप्रूव हो सकता है और कैसे इंडियन रियल एस्टेट बेटर इकोसिस्टम की तरफ इवॉल्व कर सकता है। आज हम बात करेंगे इन सब पे दीपक मिश्रा से। तो आज हैं हमारे साथ दीपक मिश्रा जी, रेजिडेंशियल डायरेक्टर हैं कॉलियर्स इंडिया के। आमतौर पर इस देश में जितने रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं वो ये एक्सेप्ट करने से बचते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट में एक स्लो डाउन है। आपका क्या कहना है इस पे? रवि जी, किसी एक डिसीजन पर इंस्टेंट जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि स्लो है या फास्ट है। मार्केट पिछले 4 साल से 5 साल से बहुत ही अच्छी चल रही थी। बीच में लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है, और ऐसा स्लो डाउन नहीं हुआ कि मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई है। एक फ्रेम आता है कि जहाँ पर थोड़ा सा सेल्स आपकी स्लो होती है, क्योंकि आप रेगुलर 4 साल से 5 साल से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्योंकि सप्लाई थी, सप्लाई निकली भी है और भी सप्लाई आ रही है। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल स्लो है या बिल्कुल फास्ट है, बट हाँ, जो पेस 2024 में था एग्जैक्टली वही सेम पेस नहीं है, या 2025 का जो पेस था वही सेम नहीं है। थोड़ा सा लिटिल बिट है, वो फिर इस क्वार्टर से ठीक हो जाएगी। 2024 के मुकाबले 25 में सेल थोड़े कम हुए, 25 के मुकाबले 26 में कम हुए। तो ये ग्रेजुअल जो सेल्स का ग्राफ गिर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ग्राफ गिरना नहीं है। ग्राफ गिरने के मतलब गिर नहीं रहा, बस अभी और इंक्रीज होगा, क्योंकि लॉन्चेस भी कम हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2025 के बाद 26 में, तो इधर लॉन्चेस अभी इस लास्ट क्वार्टर में कम हुए हैं, इस पहले क्वार्टर में। उसके अलावा अगले क्वार्टर में लॉन्चेस अब कम हो रहे हैं, क्योंकि अब जब डेवलपर लॉन्च करने जा रहा है तो पहले तो लैंड को पूरा पेड अप करना है। पेड अप करने के बाद फिर आपको रेरा अप्लाई करना है। रेरा लेने के बाद फिर आपको अलॉटमेंट करना है। पहले क्या होता था कि आप बिना 100% पेमेंट किए हुए अथॉरिटी से लैंड ले लेते थे और आप लॉन्चिंग शुरू कर देते थे। अब आज की डेट में रेरा आने के बाद पूरा का पूरा लैंड पार्सल आपको 100% पेड करने के लिए बहुत कम डेवलपर हैं जो 100% का लैंड लेते हैं और 100% पेमेंट पे करते हैं। वो थोड़ी सी इन्वेंट्री अब कम आ रही है। जैसे पहले क्या होता था कि लोगों ने 10 एकड़ ले लिया, 1000 इन्वेंट्री लॉन्च कर ली। अब आज के लिए 10 एकड़ का लैंड पार्सल ले पाना थोड़ा कम डेवलपर के पास है, और उसको 100% पे करना भी लोग नहीं करते हैं। तो छोटे-छोटे लैंड पार्सल हैं, 4 एकड़ का, 5 एकड़ का, इसलिए थोड़ी-सी सप्लाई भी कम है। यूनिट वाइज़, कॉस्ट वाइज़ देखेंगे तो कॉस्ट वाइज़ ज़्यादा है। मैं उस पे आऊँगा, उस मिसमैच पे आऊँगा, लेकिन अभी जो आप डिफर्ड पेमेंट पॉलिसी की तरफ आपका इंडिकेशन था कि पहले पेमेंट नहीं करना पड़ता था, ये नोएडा की रियलिटी है। हुँ। लेकिन हम पैन इंडिया लेवल पर भी देखते हैं, तो पैन इंडिया लेवल पर भी मार्केट में एक स्ट्रेस तो दिखता है। आप इसको स्ट्रेस मानते हैं या साइक्लिक स्लोडाउन मानते हैं या मानते हैं कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिसको एड्रेस किए जाने की अर्जेंट ज़रूरत है? देखिए, किसी स्पेसिफिक एक मार्केट में स्लो डाउन या थोड़ा स्टैग्नेंट हो सकता है, अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो मार्केट का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे अगर आपने बोला कि नोएडा में पेमेंट स्ट्रक्चर नोएडा का प्रॉब्लम था, बट नोएडा एक्सटेंड होके और आगे चला गया। पहले नोएडा आज के 10 साल पहले 10 किलोमीटर का था, आज नोएडा 22 किलोमीटर का है। नोएडा एक्सटेंशन हो गया, फिर आपका यमुना एक्सप्रेस हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया। तो नोएडा में चूँकि सप्लाई नहीं है, तो टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या यमुना की तरफ जा रहे हैं। सेम आपके अदर सिटीज़ में भी है। अगर आप बॉम्बे की तरफ जाते हैं, तो बॉम्बे में आपको नवी मुंबई,
मतलब पनवेल हो गया आपका, करजत हो गया, खपोली हो गया, उधर भी एक्सटेंशन है। तो मेजर सिटी में एक्सटेंडेंट होना है, वहाँ सैचुरेशन होनी है, नया शहर और उनके सराउंडिंग एरिया में डेवलप हो रहा है। तो जो पुराना शहर है, जो पुरानी सिटीज़ हैं, वहाँ थोड़ी-सी सप्लाई कम है। जो आगे का उनका एक्सपेंशन है, वहाँ पर इन्वेंटरी आ रही है और वो चलता रहेगा आगे। और वहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यस, किसी भी शहर के सराउंडिंग में, चाहे आप एनसीआर ले लें या फिर एमएमआर ले लें या कोई और सिटी ले लें, उनके सराउंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड हाईवे का हो या मेट्रो कनेक्टिविटी हो या और भी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम हो। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से न्यू जॉब क्रिएशन भी है, रियल एस्टेट का भी डेवलपमेंट चल रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे एरिया ऐसा है इंडिया में जो टियर 2 सिटीज़ हैं, जहाँ पर भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। जैसे आप कोई सा भी टियर 2 सिटी उठा लीजिए, वहाँ पे भी लोगों का थोड़ा-सा इंटरेस्ट है। तो एनसीआर से या एमएमआर से या मेट्रो सिटी से लोगों का थोड़ा-सा मोह भंग होकर के लोग टियर 2 सिटी की तरफ भी चल रहे हैं। उसके साथ-साथ अगर आप पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, तो थोड़ा-सा लोगों का इंटरेस्ट सेकंड होम के लिए है, हिल स्टेशन के लिए या फिर रिलीजियस सिटीज़ के लिए। कोई सा एरिया का आप देख लीजिए, तो सिर्फ मेट्रो के अलावा लोग सेकंड ऑप्शन भी देख रहे हैं। ये सेकंड ऑप्शन जो लोग देख रहे हैं, हम जिस पोस्ट कोविड के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, जहां सब कुछ सिमट रहा है एक तरफ, ये उन लोगों की कहानी है। लेकिन अगर हम पैन इंडिया लेवल पर देखते हैं तो पैन इंडिया लेवल पर क्लोज टू 6 लाख यूनिट्स इंडिया के टॉप 8 सिटीज में अनसोल्ड है, जबकि नए लॉन्चेस भी कम हो रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा ना कि मेट्रो सिटी में ग्रोथ तो चल ही रहा है। वो रेगुलर आपको सेल्स में या किसी भी प्रोडक्ट में आपको हर क्वार्टर अच्छा सेल्स नहीं होता है। अगर आपका Q1 अच्छा है तो Q2 थोड़ा-सा स्लो जाएगा या Q2 स्लो जाएगा तो Q4 आपका अच्छा जाएगा या Q3 अच्छा जाएगा। आप अगर कंसेक्युटिवली पूरा एवरेज निकालेंगे तो आपको अच्छा सेल्स जाएगा। लोगों को अपॉर्च्युनिटी अब टियर 2 सिटीज़ में भी दिख रही हैं और टिकट साइज़ उनके बजट फ्रेंडली है, अफोर्डेबिलिटी में है। चाहे आप यहाँ से हरिद्वार देख लीजिए या फिर आपको सोनीपत, पानीपत है या फरीदाबाद का ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ का ऑप्शन देख लीजिए या फिर आप बॉम्बे की तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि पनवेल, करजत, खोपोली या पुणे का ऑप्शन देख लीजिए। तो मुंबई 3। मुंबई 3.0 प्लस पुणे का अलग ऑप्शन। तो लोगों को लगता है कि चलो थोड़ा-सा शहर से दूर भी जा रहे हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी है और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अच्छा हो रहा है, नई-नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, नया-नया डेवलपमेंट है और फ्यूचरिस्टिक भी है तो ग्रोथ अच्छा है। तो लोगों का मोह भंग नहीं है, लोग एक सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं जो शहर से दूर हो। एनसीआर में स्पेसिफिक क्या है कि लोग शहर से बाहर सेकंड होम के लिए एक क्यूआई से लोग परेशान हैं। ये भी आप भी जानते हैं कि एनसीआर का एक्यूआई लेवल कैसा होता है। तो उनको लगता है कि चलो मैं सेकंड होम का एक ऑप्शन रखता हूँ, चाहे प्लॉटेड डेवलपमेंट में या फिर विला कॉन्सेप्ट में, जिसको मैं 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद देखूँगा और एक अच्छा रिटर्न या फिर रहने के हिसाब से देखूँगा। तो ग्रोथ की वजह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और इसीलिए शायद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ना कि बेसिक नीड रह गई है। देखिए बेसिक नीड पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जिनको लगता है कि एक मेरा होम लोन जिन्होंने ने 20 साल पहले लिया था अपार्टमेंट या 15 साल पहले या 10 साल पहले, उनका आज के डेट में या तो होम लोन खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है। अब उनको अपने सेकंड होम के लिए या सेकंड अपॉर्चुनिटी रखनी है अपने पास। अब चाहे वो सेकंड होम के लिए रखें या इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। तो और लोगों का थोड़ा बहुत अर्निंग भी इंक्रीज़ हुआ है। 20 साल पहले के उनके इनकम में और आज के इनकम में बहुत चेंजेज़ हैं। जिनके बच्चे छोटे थे, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। जहाँ उनको एक 2 बीएचके अपार्टमेंट था, आज उनको 2 बीएचके के 2 अपार्टमेंट चाहिए या एक बड़ा साइज़ चाहिए। अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो नंबर ऑफ इन्वेंटरीज़ भी डिमांड है। तो लोग की सैलरी बढ़ी है, लोग अपना इनकम इंक्रीज़ हुआ है, लोगों को फर्स्ट होम से जो लायबिलिटी थी वो भी फ्री हो रही है, तो लोग सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक रिकरिंग इनकम के लिए कि मुझे एक रेंटल इनकम आता रहे या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे आपने बोला। सेकंड कि फैमिली को अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे एनसीआर में आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। पहले 2 बीएचके लिया था, फैमिली छोटी थी। आज 15 साल बाद, 20 साल बाद या 10 साल बाद फैमिली बड़ी हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई है, इनकम भी बढ़ गई है। आज उनको उनके लोन कैपेसिटी या लोन की एलिजिबिलिटी है, वो पहले से ज़्यादा है या उनकी फैमिली में और भी लोग जॉइंटली काम करना शुरू कर चुके हैं। मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जहाँ पर 15 साल पहले फादर ने लिया था और आज बेटा उनका जॉब कर रहा है 4 साल से। तो पहला वाला फ्लैट वो लोग रेंट पे दे करके कहीं और जाकर के बड़ा साइज़ ले रहे हैं और फादर और सन, बाप-बेटा दोनों मिला करके एक होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो रीपेइंग कैपेसिटी के लिए बेटा भी है साथ में। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें, अब कंट्री मतलब छोटे शहर से जो टियर 2 सिटीज़ से हैं,
वहाँ से मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जब कोई बच्चा वहाँ से टियर 2 सिटी से मेट्रो सिटीज़ में पढ़ने आ रहा है, किसी भी मेट्रो सिटीज़ में, उसको जॉब भी वहीं करनी है। मोर और लेस उसको जॉब वहीं करनी है। फैमिली पेरेंट्स का भी रहता है कि चलो एक फ्लैट लेके उसको दे देते हैं। बच्चा कल से जॉब करना शुरू करेगा तो अपनी ईएमआई देना शुरू कर देगा। जैसे लोग पहले एजुकेशन लेने जाते थे, उनको एजुकेशन लोन मिल जाता था। बाद में रिपेमेंट होती थी, सेम ऐसे ही आज के लिए भी है। आज का जैसा जो कॉन्सेप्ट है ना रवि जी, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले ज़माने में लोग सोचते थे कि मैं सब कुछ कर लूँगा, पहले स्टेबल हो जाऊँगा, मेरे पास सेविंग हो जाएगी, मैं बिल्कुल एकदम कंट्रोल में रहूँगा, तब जाके अपने लाइफ़ के 50 साल में जाकर के घर लूँगा और रिटायरमेंट प्लान करूँगा। आज का जनरेशन जो लोग 90 या 90 के बाद वाले हैं, वो ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि मुझे रेंट तो देना ही है। एक काम करता हूँ, एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ, 10% डाउन पेमेंट करके 70-75, 80% लोन ले लेता हूँ, बाद में उसको फिर जो बैलेंस पेमेंट होगा 15% 10% वो दे दूँगा और मेरी ईएमआई चलती रहेगी। अब उनके दिमाग में क्या है, मेरा लोन पेइंग कैपेसिटी अगर 20 साल में नहीं हो रहा है, तो मैं उसको 25 साल में कर दूँगा क्योंकि बैंक आज के डेट में फैसिलिटी दे रहा है। मुझे रेंट की जगह मेरी ईएमआई जा रही है, ठीक है? जब भी मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट होगा, तो मैं बैलेंस अमाउंट दे करके जो टेन्योर है मेरा उसको रिड्यूस कर लूँगा। तो आज की जो जनरेशन है, जो मैं देखता हूँ लोगों से मिलता हूँ, म 50-60% केसेज़ में, तो यही लगता है कि लोग पहले घर ले लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और एक अगर उनकी एलिजिबिलिटी थोड़ी बहुत कम है, तो बैंक फैसिलिटी देता है 15%, 15 महीना, 20 महीना या 30 महीने का रीपेमेंट के लिए वो टेन्योर लेते हैं और जब भी उनके पास कोई बोनस आता है या कोई इंसेंटिव आता है या कोई जहाँ से उनको फंड्स आता है, उसको डिपॉज़िट करके अपना टेन्योर कम कर लेते हैं। तो आज बहुत फ़ास्ट सेलिंग है। लेकिन क्या ये इसी के साथ ये सच्चाई नहीं है कि लोग अपनी हैसियत से बढ़कर घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, उसके 3 रीज़न हैं। घर एक सपना भी है, जैसे मैंने आपसे बोला बताया कि होम का मतलब है हाउस ऑफ मेनी इमोशन। तो पहला है कि जो इमोशन है वो एंड यूज़र है, वो हमेशा रहेगा। और आज भी हिंदुस्तान में अपार्टमेंट की बहुत कमी है। मैं आपको भी एक डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ। तो एक तो जो इमोशनल कनेक्ट है वो हमेशा रहेगा, लोग परचेज़ करते रहेंगे। चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो मिडिल एज के लोग हों, चाहे जो 50 साल से ऊपर हो गए हों। सेकेंडरी सर क्या है ना कि एक है इन्वेस्टर, जो पैसा लगाता है और होल्ड करता है। इन्वेस्टर का मतलब है श लॉन्ग टर्म, जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो। इन दोनों के सब बीच में एक है ट्रेडर। अब ट्रेडर को क्या हुआ, उसको लगा कि मैं अभी पैसा लगाता हूँ और 1 साल में एग्ज़िट कर जाता हूँ। उन्हें फँसने का चांस बहुत ज़्यादा है। जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कि मैं 6 महीने में एग्ज़िट कर जाऊँगा, मैं साल भर में एग्ज़िट कर जाऊँगा, उनके लिए रिस्क है। एंड यूज़र को पता है कि हाँ, ये घर मेरे लिए है, मैं 20 साल के लिए ले रहा हूँ, मेरा होम लोन 20 साल के लिए है, मैं उसको पे करूँगा, रेंट नहीं देना है, वो सेफ है। उसे पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे 2 बीएचके लेना है, 3 बीएचके लेना है। इन्वेस्टर को पता है कि चलो मेरा ये एक यूनिट है, मैंने एक एक्स अमाउंट पे कर रखा है, मुझे इसको होल्ड करना है, मैं 2 साल होल्ड कर रहा हूँ या 3 साल होल्ड कर रहा हूँ। जितने भी इन्वेस्टर उनको सबको मालूम है कि मुझे लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना है। एट लीस्ट 3 साल तो होल्ड करना ही करना है, वो भी सेफ है। उनके पास पेइंग कैपेसिटी है, क्योंकि 3 साल में आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, प्राइस एप्रिशिएट आपको होना ही होना है, एक अच्छा रिटर्न मिलना ही मिलना है। प्रॉब्लम उनके साथ है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो सोचते हैं कि अभी लगा रहा हूँ मैं और साल भर में एग्ज़िट कर दूँगा। उनके लिए रिस्क है। उनको मैं भी एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप 6 महीने और 7 महीने और 8 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, वो आपके लिए रिस्क है। चलिए, 3 सेगमेंट में आपने बाँट दिया और ट्रेडर को आप भी मान रहे हैं कि ट्रेडर ने मार्केट को काफ़ी खराब भी किया है और वो रिस्की भी है। अब हम बात करते हैं एंड यूज़र की और इन्वेस्टर की। एक इन्वेस्टर के लिहाज से हम अगर आरओआई को देखते हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि सबसे कम आरओआई रियल एस्टेट से ही मिल रहा है? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे, तो आपको कम मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे, तो आपको आरओआई बहुत अच्छा मिलेगा। आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए, कोविड के बाद बहुत सारी एरिया में प्राइस वर्स्ट केस सिनेरियो में 2-2.5x हुआ है। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जहाँ पर आपको दोगुना और ढाई गुना पैसा हो जाता हो। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तुरंत का नहीं है, जिन्होंने ने कोविड से पहले किया हुआ था। कोविड के बाद सप्लाई थोड़ी-सी कम हुई, तब जाके पैसा मिला। अब आप सोचो कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे और साल भर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को 3 साल कम से कम वेट करना चाहिए। और आज जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस है कि उनको आप एक अच्छा स्पेशल पेमेंट प्लान दीजिए और बोलिए कि कम से कम 4 से 5 साल वेट करें, उनको अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा। रियल एस्टेट में जो भी एप्रिसिएशन होता है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है।
फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कोविड के बाद से 2.5 टू 3x तक बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि उसके पहले के 5 सालों में 2015 से 20 के बीच में कोई भी एप्रिसिएशन न के बराबर था, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हम जब ओवरऑल देखते हैं तो एक टाइम करेक्शन का भी फेज आता है, फिर एप्रिसिएशन मिलता है, तो मिलाकर देखते हैं तो रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो 7 से 8% के आसपास ही होता है। देखिए, जो 15 से लेके 20 वाला है, वो 5-6 साल ऐसा का ड्यूरेशन है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं। डिमोनेटाइजेशन, रेगुलेटरी एक्ट, जीएसटी रिफॉर्म और कोविड। वो ये बात फैक्ट है कि उस 5 सालों में कुछ बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, बहुत एक्सेप्शनली लोगों को ग्रोथ मिला हुआ है। अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो 7-8%, 7-8%, 8% का रिटर्न ठीक है ईयरली आपको, बट अगर आप इसको कहीं होम लॉन्ग, लोन 8.5% है। हाँ, मैं उससे कह रहा हूँ, बट उस ड्यूरेशन में जब आप बात कर रहे हैं ना, तब होम लोन आपको 6.5% भी था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, 2015 से लेकर के और 2020-21 तक लोगों को होम लोन 7.5% भी था, कुछ तो 7.5 से नीचे भी 6.5 तक भी था, और उसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम भी मिला था लोगों को। महीने का तो सबको मिला था, बट मोरलेस सबको मिला था उसमें। तो 2.5% का होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत एडवांटेज है, और इसीलिए उस टाइम पर लोगों ने मैक्सिमम एंड यूजर उसी टाइम के हैं। ये जो प्राइस कोविड के बाद डबल हुआ ना, उन्हीं का फेज़ है। क्योंकि लोगों को यही रहा कि नहीं, प्राइस ग्रोथ नहीं हुआ, बिल्कुल सही, प्राइस ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन जो सप्लाई थी ना, वो मूव हो चुकी थी। और उस 5 साल के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे। चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो रेरा रेगुलेटरी का रहा हो, या जीएसटी रिफॉर्म का रहा हो। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो लैंड एक्विजिशन एक्ट नया इम्प्लीमेंट हुआ था। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थी मार्केट में, उन बहुत सी उन क्लैरिटी नहीं थी। पॉलिसीज पे भी हम आएंगे, लेकिन एक बात आप जो कह रहे हैं कि अ, प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट्स मिले थे। इंडियन रियल एस्टेट की एक आयरनी ये है कि सरकार की जो डिफाइंड परिभाषा है एफोर्डेबल हाउसिंग की, उसमें सप्लाई ही नहीं है। सारा सप्लाई लग्जरी और सुपर लग्जरी में ही हो रहा है। देखिए, नई सप्लाई लग्ज़री और सुपर लग्ज़री में है। पुरानी इन्वेंट्री आज भी उसी में है। आज भी लोग अफोर्डेबिलिटी के लिए एनसीआर में ऑप्शन ढूँढ रहे हैं, बट नहीं है उनके पास। क्योंकि डेवलपर के लिए जो मुझे समझ में आता है कि अगर डेवलपर वायबिलिटी निकालता है, तो शायद उसको वायबिलिटी नहीं आ रही होगी। मैं उसको क्लियर कमेंट नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि आज भी अफोर्डेबिलिटी की डिमांड बहुत है। चाहे वो नोएडा में हो, या गुड़गाँव में हो, या फरीदाबाद में हो, या जो भी एनसीआर के आस-पास में हो। लग्ज़री में क्या है? लग्ज़री की इंक्रीज़ होने का मेजर रीज़न वही है। मॉडर्नाइज़ेशन, लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ़ अपार्टमेंट नहीं चाहिए, क्वालिटी फिनिश्ड अपार्टमेंट चाहिए। लोगों को सिर्फ़ एमेनिटीज़ नहीं चाहिए, लोगों को मॉडर्न एमेनिटीज़ चाहिए। मॉडर्न एमेनिटीज़ में सिर्फ़ क्लब नहीं चाहिए उनको, क्लब विथ 5 स्टार फैसिलिटीज़ चाहिए। जिम नहीं चाहिए उनको। जिम का ब्रांड कौन-सा है? क्योंकि जिम आपको बाहर से मेंबरशिप नहीं लेनी है। अगर आप सोसाइटी के अंदर कुछ अलग से एमेनिटीज़, ज़ीरो कार्बन एक नया कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो कार्बन पे लोगों को फ़ोकस करना चाहिए। उस पे लोग देख रहे हैं, तो ओवरऑल ये कहूँगा कि लोग क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, कि मुझे क्वालिटी कितनी अच्छी मिल रही है। पहले अगर आप देखेंगे ना, तो पहले लोगों को अपार्टमेंट मिलता था। क्लब कितना बड़ा है, नहीं आइडिया लोगों को। पार्किंग एक मिलती थी। आज लोग पार्किंग पर डिस्कशन करते हैं कि मुझे 3 बीएचके है, तो मुझे 3 पार्किंग चाहिए, 4 बीएचके मुझे 4 पार्किंग चाहिए। और ये अफोर्डेबिलिटी इंडिया के कितने परसेंट लोगों के पास है? देखिए, ये अफोर्डेबिलिटी तो मेट्रो सिटी में तो नहीं रह गई है। टियर 2 सिटी में ही मिल पाएगी, मेट्रो सिटी में तो नहीं रह गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ हाउसिंग की ज़रूरत है और जिस सेगमेंट में ज़रूरत है, अगर वो नहीं बन रही है, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में वाक़ई आपको लगता है कि वायबिलिटी नहीं है, या फिर डेवलपर्स का ग्रीड बढ़ता जा रहा है? देखिए, उसके लिए आपको ना शहर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। अगेन उसके कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे लैंड एक्विजिशन की बात मैंने की आपसे। लैंड आपको 100% पे करना है, ठीक है? आप कितना बड़ा साइज़ निकालते हैं, कारपेट एरिया पे बना रहे हैं, कैसी क्वालिटी देते हैं आपको, तो डेवलपर की वायबिलिटी ऑब्वियसली आएगी, ऐसा नहीं आएगी। बस थोड़ा-सा आपको दूरी और कवर करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी मिले, ये कभी नहीं हो सकता। थोड़ा-सा आप डिस्टेंस पे जाएँगे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। आपकी कभी ऐसी डेवलपर्स के साथ कभी बात हुई है कि वो लोग अब मास हाउसिंग में, अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है? देखिए, हर डेवलपर का भी माइंडसेट चेंज हो चुका है। जिनसे मैं 2-4 10 लोगों से जो बात करता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा अपार्टमेंट कम बनाऊँ, क्वालिटी दूँ, ट्रांसपेरेंसी रहे, और कस्टमर रिटेन रहे मेरे पास। अब उनको ये नहीं लगता कि हाँ, मैं 10,000 अपार्टमेंट बना के 1 साल में बेचना है। उनको लगता है कि हाँ, मुझे 1,000 ही बनाना है, बट वो क्वालिटी वाला अपार्टमेंट होना चाहिए, बड़ा साइज़ हो, और जिसको वो लोग कस्टमर को रिटेन कर सकें।
शायद हो सकता है कि उनकी वायबिलिटी नहीं आती हो या लैंड की शॉर्टेज हो। तो देखिए, सिटी सेंटर में कहीं भी आपको लैंड नहीं मिलेगी। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी जाना है तो अफोर्डेबिलिटी के लिए आपको शहर से दूर ही जाना पड़ेगा। और आज भी देखिए, आप अगर एग्जांपल लेते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आज भी है ऑप्शन। आप पुणे की तरफ जा सकते हैं, पुणे एक अच्छा ऑप्शन है, आज भी लोग वहाँ देखते हैं। और बॉम्बे में बॉम्बे 3.0 एक अच्छा ऑप्शन है, लोग इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। लेकिन और भी सिटीज़ हैं, और भी ये टियर 2 सारे सिटीज़ जो हैं। नए सेंटर्स इवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ भी 1 करोड़ से कम में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, ऑप्शन है। आप देखिए, डिपेंड करता है आप साइज़ कितना बड़ा ले रहे हैं। अब कारपेट एरिया आपको 600 स्क्वायर फीट में मिलता है, कारपेट एरिया आपको 800 स्क्वायर फीट में मिलता है, कारपेट एरिया आपको 900 स्क्वायर फीट में मिलता है। आपको 600 स्क्वायर फीट कारपेट चाहिए, वो ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको। क्या उस साइज के घर अब बन भी रहे हैं? या सबने 6 2000 स्क्वायर फीट प्लस बनाकर लग्जरी एमिनिटीज देकर 4 करोड़ प्लस बनाना शुरू कर नहीं, दिया ऐसा है? नहीं है, लोग बना रहे हैं। आज भी लोग 600, 700, 800 स्क्वायर फीट का कारपेट बना ही रहे हैं। आज भी आपका नोएडा एक्सटेंशन में भी है, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी है, पुणे में भी है। आपका और भी शहर में जाएँगे तो 600-700 का कारपेट एरिया बना ही रहा है लोग 2 बीएचके। और पहले भी कारपेट एरिया उतना ही था। आप सुपर एरिया 1100-1200 बोलते थे, बट कारपेट आज भी आपका 600 ही था। हाँ, लेकिन बेचा आज भी, और वहीं वहीं पे सारी प्रॉब्लम पे आता हूँ, जब पॉलिसी लेवल पे रेरा के आने के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि सब कुछ सिर्फ कारपेट पे बेचा जाएगा, जी, लेकिन बेचा जा रहा है सुपर एरिया पे। बस फर्क ये आया है कि कारपेट एरिया अब मेंशन होने लगा है। जी। तो ऐसा क्यों है? देखिए, अभी जो कैटेगरी ए डेवलपर्स हैं, जो पॉलिसी को फ़ॉलो करते हैं, जिनके साथ मैं डील करता हूँ, वो सब के सब कारपेट पे ही हैं। सुपर एरिया हम लोग ना प्रमोट करते हैं, ना ही हम लोग सुपर एरिया बेचते हैं। मैं और मेरी टीम कारपेट पे ही प्रमोट करते हैं, कारपेट पे ही बेचते हैं। जो रेरा की गाइडलाइंस हैं, सेम रूल एंड रेगुलेशन मैं फॉलो करता हूँ उसको। लेकिन मार्केट रियलिटी तो यही है कि आज भी अगर मुंबई मार्केट को एक छोड़ दें जहां कारपेट पे बेचा जा रहा है, तो पैन इंडिया लेवल पे जो एडवर्टाइज प्राइस होता है वो सुपर एरिया पे होता है। देखिए, रेगुलेटरी है, आज नहीं तो कल, जैसे हम लोग चेंज हुए हैं और भी लोग चेंज होंगे और ये चेंज हो जाएगा। रेरा महाराष्ट्र रेरा की ट्रेनिंग हुई है, यूपी में भी रेरा की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। मैंने खुद रेरा की ट्रेनिंग लिया हुआ है, मुझे बस सर्टिफिकेट भी मिला हुआ वहाँ से। तो जैसे-जैसे ट्रेनिंग होता रहेगा, जो मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे ट्रेनिंग होती रहेगी, अवेयरनेस होगा लोगों को, एजुकेशन होता रहेगा लोगों का, तो लोग थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। जैसे आज लोग सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले रेरा की वेबसाइट पे जाकर के रेरा नंबर चेक करते हैं। एक प्रैक्टिस हो गया है, ऑलमोस्ट लोग करते ही हैं। वैसे ही जब लोग ट्रेनिंग कर लेंगे तो उनको भी एक आ जाएगा कन्विक्शन कि नहीं, सुपर पे ही नहीं, कारपेट पे ही बेचना है, तो लोग शुरू कर देंगे ऐसा। ये एजुकेशन का पार्ट है, ये आप किसी को ऐसा गाइड नहीं कर सकते। जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ता जाएगा, लोग अवेयरनेस होती जाएगी। और अभी भी ना रियल्टर्स लोग भी चेंज हो रहे हैं। आज के डेट में लोग पुराने स्टाइल से नहीं बेचना चाहते हैं। हर सेल्स वाला जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, हर कंसल्टेंट, जितने से मैं जानता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, जो मार्केट में या और जगह मिलते हैं, सबका कोशिश यही रहता है कि ट्रांसपेरेंसी से करें। जो गाइडलाइंस हैं, जो पहले ही लोगों ने गलतियाँ की हुई हैं, एटलीस्ट हम लोग ना वो गलती करें। और जो एसओपीज़ डेवलपर की हैं या जो गाइडलाइंस रेरा की हैं, उसको फॉलो करें। और कस्टमर को एजुकेट भी करते हैं। इनफैक्ट हम लोग कस्टमर को कारपेट एरिया भी समझाते हैं, उसकी बालकनी अगर है, अगर उसकी बालकनी 5 फीट एंड अबव है, तो ये पार्ट ऑफ एफएआर है या नहीं है, वो सब भी एक्सप्लेन करते हैं। उसके क्लॉज़, सब क्लॉज़ कौन से हैं, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कंसल्टेंट है, वो, उसको कितनी नॉलेज है। उसको सिर्फ़ सुपर एरिया और कारपेट एरिया मालूम है या उसे टेक्निकल और लीगल भी मालूम है। अगर आपको बिल्डर बाय एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन होने के बाद ड्यूल साइन होना है, बैंक लोन होना है, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट साइन होने चाहिए, आपको पता नहीं है, तो ये आपको एजुकेट करना है। और जो लोग बेच रहे हैं, उनको एजुकेशन लेना चाहिए इसके लिए। आमतौर पे जब हम नोएडा मार्केट की बात कर रहे हैं, तो एक परसेप्शन बनता है कि नोएडा इंडिया का सबसे अफोर्डेबल मार्केट है, राइट? लेकिन नोएडा में जब मैं देखता हूँ 20,000 रुपये, 25,000 रुपये स्क्वायर फीट पे सुपर एरिया बेचा जा रहा है, हुँ, जो कि मुंबई का 35 से 40 हजार रुपए का जो कारपेट एरिया है उससे भी महंगा आप नोएडा पड़ रहा है। हुँ। तो आज भी जो आप कह रहे हैं वो शायद कुछ सेलेक्ट डेवलपर की रियलिटी हो, शायद कुछ सेलेक्ट कंसल्टेंट्स हों जो गाइड कर रहे हों, लेकिन जो प्रीवैलेंट मार्केट रियलिटी है वो तो आज भी यही है कि इस सेक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। देखिए, ट्रस्ट का इश्यू पहले भी था, बट रेरा के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ट्रस्ट में इम्प्रूवमेंट हुई हैं, कस्टमर को भी ट्रस्ट हुआ है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे-जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लोगों को समझ में आएगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और एक सेल्फ
अवेयरनेस भी आएगी कि नहीं मुझे फैक्ट ही बोलना है, तो मार्केट का सिनेरियो चेंज होगा। रेरा एंड के आने से अभी तक कितना चेंज हुआ है मार्केट रियलिटी? तो मुझे लगता है कि जितना मैं मार्केट में जानता हूँ कि लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस है, और कंसल्टेंट जो नए लोग आ रहे हैं या जो जिनको लगता है कि हाँ मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है या लॉन्ग टर्म रहना है, जिनका विजन बहुत क्लियर है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। मतलब जिनके लोग मैं जानता हूँ। बाकी और भी बहुत से मार्केट में लोग हैं जो स्विच करके आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके लिए तो फिर कुछ ना कुछ और रेरा स्ट्रिक्ट करके, रेरा के पास पेनल्टी भी है कि अगर कोई मिसकमिटमेंट करता है तो रेरा उनके साथ एक्शन भी लेगी, और एजेंट के कितनी पास। बार रेरा ने ऐसी पेनल्टी लगाकर एक एक प्रेसिडेंट सेट किया है इंडिया में? अभी मुझे लगता है कि कंसल्टेंट पर कुछ ऐसा नहीं किया है, जो मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है अभी, बट होगा ये। और जहां डेवलपर्स के खिलाफ भी रेरा ने कोई एक्शन लिया है, रेरा के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए वो एक अथॉरिटी का मैटर, वो रेरा ही समझेगी। उस पे शायद हमारा कमेंट करना उतना ठीक नहीं है। एक बॉडी है जो अपने लिए खुद काम करती है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो करेगी, ऐसा नहीं है। अगर बॉडी बनी है कुछ ना कुछ तो काम करेगी। मतलब चाहे ट्रेनिंग के स्टार्ट तीन हुआ हो चार चाहे। ग्रे एरियाज हैं जो कि हमारे कई होम बायर्स बार बार पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं रेरा में जाकर केस फाइल करना टाइम का वेस्टेज है, हम कंज्यूमर कोर्ट को आज भी प्रेफर करते हैं। उनका कहना है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट आज भी उन्हें तब दिया जाता है जब 10% का पेमेंट वो बिल्डर को कर देते हैं, और उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर आपने बुकिंग कैंसिल की तो 10% पैसा आपको फोरफिट होगा। तीसरा एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एरिया है कि रेरा ये कहता है कि अगर कोई भी एफएआर लेआउट का चेंज होना है तो 2/3 ऑफ बायर का कंसेंट चाहिए। यस। इन प्रिंसिपल ये बहुत अच्छा है, लेकिन सारे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ आज बायर्स को एक एडवांस कंसेंट फोर्स किया जा रहा है साइन करने के लिए। तो आप जितने होम बायर्स से मिलते हैं, आपको नहीं लगता कि होम बायर अभी भी रेरा पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाया है जिस ट्रस्ट के लिए रेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था देश में? देखिए उसमें ना हम किसी एक के ऊपर नहीं ब्लेम कर सकते हैं। आज के डेट में कस्टमर भी वेल एजुकेटेड है, वेल अवेयर है। कस्टमर को किसके साथ ट्रांजेक्शन करने जा रहा है, पहले तो वो बैठ के समझे कि जिस कंसल्टेंट के साथ वो डील कर रहा है, वो कंसल्टेंट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, जैसे हम और आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो देखते हैं ना कि डॉक्टर एमबीबीएस है या नहीं है। हम किसी बाहर वाले से नहीं दिखा लेते हैं कि डॉक्टर लिखे होने से दिखा लिया हमने। तो पहले तो कस्टमर को भी ये देखना है, उससे पूछना है भाई कि आप कौन सी कंपनी से हो, आपका क्या रिपोर्ट है, आप उसका नॉलेज चेक करो। प्लस आप उससे लीगलिटी चेक करो कि आप दिखाओ कि रेरा की वेबसाइट पे कैसे होता है, उसको रेरा वेबसाइट ऑपरेट करने आता है कि नहीं आता है। आप अगर कोई प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं तो आप उससे पूछिए कि दिखाओ मुझे रेरा में लेआउट कहाँ पर है। और रही बात जो डेवलपर्स की कंज्यूमर कोर्ट की जाने की, देखिए कस्टमर के पास ऑप्शन है। बट अभी भी कह रहा हूँ मैं कि मुझे ये लगता है कि रेरा और अभी काम कर रहा है। रेरा तीनों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, डेवलपर के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, और जो उसके साथ और भी काम करें कंसल्टेंट उनके लिए भी। इसका पर्पस था सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाना, उसमें किसी को टॉर्चर करना या टारगेट करना नहीं है। और होपफुली लगता है कि जो मैंने ट्रेनिंग लिया है यूपी में मुझे लगता है कि शायद उस पे वो ठीक काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग उनकी 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, और प्रोसेस वाइज़ वो बहुत कुछ अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के साथ-साथ एग्ज़ाम भी लेते हैं वो लोग, और एग्ज़ाम के बाद एक सर्टिफ़िकेट भी इश्यू करते हैं। और बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि नहीं, आपको बिना रेरा नंबर के आप प्रोडक्ट का कैंपेन नहीं कर सकते। आप कारपेट एरिया, प्राइस का कॉस्ट शीट सब कुछ कस्टमर को टाइमली बताओगे। ये उनका प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ कस्टमर को क्या स्पेसिफ़िकेशन है कि डेवलपर क्या लगा के दे रहा है, ये भी आप बताओगे कस्टमर को। आप उसे एक्सप्लेन भी करोगे, और किसी भी डेवलपर के साथ काम करने से पहले आप उसका एमओयू साइन करोगे। तो धीरे-धीरे चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं और मुझे लगता है कि हो जाएँगी। इंस्टेंट तो ये नहीं होता है। ये रेरा का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हाँ, लेकिन एक पेन पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है कि रेरा के अपने मेंबर्स की कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड भी हम देखें तो रेरा के जो मेंबर्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक लीगल ट्रेनिंग नहीं है। तो फिर ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि रेरास के आने से इतना रिफॉर्म हो जाएगा? देखिए रवि जी, एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है तो मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ कि जितना मैं रेरा में जाके लोगों से मिला हूँ, वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उनके पास, क्योंकि वो पूरे दिन वही कर रहे हैं। अथॉरिटी में बैठ के या जो भी बॉडी रेगुलेटिंग बॉडी है वहाँ बैठ के वो प्रैक्टिकल वही कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास और वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं। और
उसके बाद आपको बाकी क्लॉजेस, सब क्लॉजेस सेक्शन आपको आगे पढ़ना है। उन्होंने आपको एक रोड मैप दे दिया है, उन्होंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया है, बाकी डीप डाइव आपको खुद करना है कि आपको कौन-सा सेक्शन पढ़ना है, कौन-सा सेक्शन नहीं पढ़ना है। उन्होंने आपको एक आइडियोलॉजी दे दी कि आपको गलत नहीं करना है, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपको बाहर को सब कुछ सच बताना है, आपको कुछ भी मिसगाइड नहीं करना है। उन्होंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, उन्होंने आपको एक टेक्स्ट बुक समझा दिया कि आपको ये पोर्टल है, रेरा का पोर्टल, डीप डाइव के लिए आप ये चीज़ें देख सकते हो, जिससे आपको रेफरेंस रहेगा, क्योंकि आप 4 दिन की ट्रेनिंग में आप सब कुछ रिकॉल नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर आप नोट करते हैं, स्लाइड्स भी मिलती हैं उसमें से, आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये तो एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप कितना अच्छा डीप डाइव करते हैं, लीगलिटी आप कितना समझते हैं, टेक्निकलिटी कितना समझते हैं। और जो लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो 10 साल से हैं, 12 साल से, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उनको ही पता है कि कारपेट एरिया पे ही बेचना है, सुपर एरिया पे नहीं बेचना है। उनको ही पता है कि अगर किसी होम बायर को मैं अपार्टमेंट दे रहा हूँ, तो मैं फैक्ट बताऊँ उसे कि कारपेट एरिया कितना है, पार्किंग कितनी है, स्पेसिफिकेशन कितना है, बैंक लोन कहाँ से है, बैंक लोन कितना होगा। तो रेरा के साथ-साथ ये जो लोग बेच रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ पॉलिसी बनाने से काम नहीं होगा, जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं उसी ऑन ग्राउंड आता हूँ कि जब हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में कंसल्टेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल मैं देखता हूँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में उनका रोल है, वहाँ पे लीजिंग से लेकर सेल्स तक सब में उनका रोल है और वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बात जब रेजिडेंशियल सेगमेंट की आती है, तो हर कोई ब्रोकर बना बैठा है और रेरा के हाथ शायद इसलिए बंध जाते हैं क्योंकि रेरा का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन अगर एक ब्रोकर हाउस ने करा रखा है, तो उसके यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, सब उसी नंबर के बेसिस पे सेल्स कर रहे हैं और वहाँ पर मिस सेलिंग बहुत हो रही है। बायर्स अक्सर जब कंसल्टेंट या ब्रोकर से एक कमिटमेंट लेकर घर खरीदता है, बाद में बिल्डर मुकर जाता है कि हमने तो कभी आपसे ये कमिट नहीं किया है। देखिए, एक तो रेरा की ट्रेनिंग अब सबको करनी पड़ेगी। चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हो या नीचे के एम्प्लॉयी हो, सबको करना है। अगर आपके यहाँ 10 एम्प्लॉयी हो तो 10 को करना है। आप बैच वाइज़ अलग कर सकते हैं, बट करना सबको पड़ेगा। ये तो रेरा की तरफ से गाइडलाइंस है, तो ये करना ही पड़ेगा। रही बात कमर्शियल की या रेजिडेंशियल की, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट कोई-सा भी हो, डेवलपर कोई भी हो, बेसिक प्रोसेस होना चाहिए कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, डेवलपर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराए, डेवलपर अपनी एसओपीज़ दे कि आप ये मेरा पैरामीटर है जिस पे आपको फॉलो करना है। और मेरे हिसाब से उसे जिस भी ब्रोकर के साथ या कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनका एक क्वालिफ़िकेशन ले, एक सर्टिफ़िकेशन उनसे भी ले भाई कि आप अगर बेच रहे हो, आप 10 करोड़ का या 8 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो, तो आपके अंदर क्वालिटी क्या है? क्योंकि आपको पर स्क्वायर फीट इनटू मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, आप सिर्फ़ डिस्काउंट कर रहे हो। डिस्काउंटिंग भी ठीक है, बट कस्टमर को आप मिसगाइड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। एग्रीमेंट पढ़ा है आपके पास, आपको क्लॉज़ पढ़ने ही नहीं आ रहा। आपको यही नहीं पता कि टीपीए क्या होता है, टीपीटी क्या होता है, पीटीएम क्या होता है। आपको ये नहीं पता अगर किसी का अपार्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर का है तो उसका होम लोन कितना होगा। आप सिर्फ़ कह रहे हो सर डिस्काउंट कर दूँगा आपको मैं। तो सबसे पहले डेवलपर को ये सोचना चाहिए कि जिस भी कंसल्टेंट को दे रहा है, तो उसे डीलर, एजेंट, ब्रोकर, एडवाइज़र और कंसल्टेंट में डिफरेंस समझना पड़ेगा डेवलपर को खुद, सबसे पहले। उसके बाद उन्हें ये जिसके यहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिल्डर जाके एजेंट उनका आरएम ब्रोकर क्या है या कंसल्टेंट क्या है, ये चेक करें कि जो लोग सेल्स कर रहे हैं, क्या वो डेवलपर की प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या जिस एरिया में डेवलपर का प्रोजेक्ट है, उस एरिया की नॉलेज है या नहीं है? अभी की या 2 साल पहले की, या जो आप डेटा कोट कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग डेटा कोट करते हैं। आज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। लोग क्या सिर्फ गूगल पे करके भेज देते हैं। गूगल सर्च इंजन है, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उसका। ठीक है, आपने बोल दिया सर 20% हो जाएगा अप्रिसिएशन। 20% किस डेटा पे बोल रहे हो आप? आपको पता होना चाहिए कि भाई 20% बोल रहे हो तो कोई सोर्स तो डेटा होगा। ठीक है, हो सकता है 19% हो, बट आप 4 डेटा पॉइंट निकालो, ऑथेंटिक डेटा पॉइंट निकालो। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि डेटा पॉइंट से ज़्यादा सोर्स ऑफ डेटा और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा होना चाहिए, सो दैट कि बायर को क्लियर रहे। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन है, तो आप लिखिए कि आप कौन-सा प्रोडक्ट लगाएँगे। आपने क्या किया, एक ब्रांड का नाम लिख दिया, आगे इक्विवेलेंट लिख दिया। अब इक्विवेलेंट में क्या है, पता ही नहीं है। तो क्लियर रोड मैप हो कि आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो। ट्रेनिंग आप लो, आप उनको प्रेजेंटेशन दो पूरे रूम में कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचने वाले हो, मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ। आप किसी भी कंसल्टेंट के यहाँ हो, आप मेरा प्रोडक्ट पिच करो, आप रैंडम करो, पता तो चले कि आपका सामान क्या है। आप किसी को गाड़ी देते हैं चलाने के लिए, आपको ये तो पता होगा इसको गाड़ी चलाने आता है, तभी तो आप चाबी देंगे।
आपने चाबी दे दी, उसने कहीं जाके एक्सीडेंट कर लिया, आपको पता नहीं गाड़ी चलाने आता नहीं आता। तो मेरे हिसाब से डेवलपर को ये करना चाहिए कि वो पहले चेक करे कि कौन-सा कंसल्टेंट ऑथेंटिक है, कौन-सा नहीं है, किसके यहाँ मैन पावर रेगुलर है, किसका यहाँ क्वालिफाइड लोग हैं, क्योंकि ये बहुत हाई टिकट साइज़ प्रोडक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अगर आप क्वालिफाइड लोग नहीं रहेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे इसमें। और अभी यहाँ क्या, जैसे आपने बोला ना कि लोग क्वालिफाइड नहीं है, स्किल सेट नहीं है उनके पास। कस्टमर कॉल कर रहा है, फ़ोन नहीं उठाएँगे। तो आपको कस्टमर के साथ ट्रीट कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, ये कंसल्टेंट के लिए भी है। आप पहले उनके बारे में समझिए। जो आपके पास है उसे मत बेचिए, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है। किसी के पास घर नहीं है, वो रहने के लिए घर देख रहा है और आप उसे कुछ और बेच रहे हैं। तो पहले सामने वाले से बैठ के समझिए कि वो अपनी लाइफ़ की जो जमा पूँजी है वो देगा, प्लस अगले 20 साल का होम लोन। अगर किसी ने अगर 1 करोड़ का अपार्टमेंट ले लिया, जो कुछ नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो पहले तो 20-25 लाख रुपए डाउन पेमेंट प्लस 75 लाख रुपए का 20 साल तक ईएमआई। तो उसके लिए कम से कम आपको 4 घंटा टाइम निकाल के स्टडी तो करना पड़ेगा कि इसके सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने जो भी कहा मैं उससे सहमत तो हो सकता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हो क्या रहा है अभी? क्या वाक़ई आप जो कह रहे हैं वो मार्केट में हो रहा है या मार्केट की रियलिटी कुछ अलग है जिसको वाक़ई बदले जाने की अब ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं पहले से। अचानक कोई चीज़ चेंज होती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और बहुत सारे लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिनरी इश्यू नहीं है उनके साथ, ट्रांसपेरेंसी है और ज़्यादा करने की ज़रूरत है अभी। मतलब मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा और स्ट्रिक्ट होके करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जिनको आप डेवलपर की प्रोफाइल नहीं बता सकते, जिनको कारपेट एरिया की डेफिनेशन ही नहीं पता है। इनफैक्ट अगर आप उनसे ये पूछ लीजिए कि रियल एस्टेट की नेटवर्थ कितनी है, अभी की कितनी है, या अगले 2 साल में 3 साल में क्या होने वाली है, या पिछले 5 साल में क्यों क्या थी, या आगे जिस एरिया में आप रहते हैं उसका रेंटल ग्रोथ कितना होगा, नहीं मालूम है लोगों को। पिछले 6 सालों से एक डेटा पॉइंट पे सारे डेवलपर बात कर रहे हैं। इंडिया के रियल एस्टेट का साइज़ 1 ट्रिलियन होने जा रहा है। जी। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी का साइज़ क्या है और कितना सीएजीआर से आप उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता है। देखिए, मैं आपको ना बहुत क्लियर बताता हूँ। अभी का जो साइज़ है 6.2 बिलियन है। 2025 में ये थोड़ा कम था। 2022 में था ये 4.2 4.18 एग्ज़ैक्टली, और 2030 तक होगा 1 ट्रिलियन, और 2047 होगा, ये तक होगा लमसम 10 ट्रिलियन। तो अभी से लेकर के 2030 तक मार्केट लगभग-लगभग डेढ़ गुना बढ़ेगी। 1.6 के आसपास, 1.61 के आसपास ये मार्केट डेढ़ गुना होनी ही होनी है। अब हो सकता है किसी एरिया में 2x हो, किसी एरिया में 1.5x हो, किसी एरिया में 2.5x हो। तो मार्केट तो भी बढ़ेगी। सीएजीआर इसका अभी तक पहले देखेंगे तो 8% 7% रहा है। और अगले 2-3 साल 4 साल तक में ये 12% 13% तक है। ग्रोथ अभी अच्छी है आगे। उसके कई रीज़न हैं, कई बार लोग नोटिस नहीं करते हैं। एक सबसे पहली चीज़ ना, किसी भी कंट्री में रियल एस्टेट के ग्रोथ होने के 3 बेसिक पैरामीटर हैं। बाकी तो बहुत सारे हैं बट मैं 3 आपको बेसिक बताता हूँ। एक है पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस भी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वहाँ रियल एस्टेट की डिमांड रहेगी। और आज भी इंडिया में 1.5 बिलियन के बाद फर्टिलिटी रेट हमारा 2.25 है। लमसम 2050 तक हम लोग 200 करोड़ के आसपास पहुँचेंगे। तो हर साल डिमांड तो रहेगी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। किसी भी कंट्री में जब तक इंफ्रा ग्रोथ होता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलता रहेगा, कनेक्टिविटी बढ़ती रहेगी, सराउंडिंग एरिया डेवलप होता रहेगा, रियल एस्टेट का काम चलता रहेगा। तो इंडिया में अभी भी आपने देखा है बजट में इंफ्रा डेवलपमेंट के नाम पर लगभग-लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं लोग। और पिछले 10 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो, चाहे मेट्रो कनेक्टिविटी हो, चाहे आरआरटीएस हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, या जो भी समुद्र के किनारे वाले एरिया वहाँ पर पोर्ट का हो। तो इन और आगे भी बहुत सारा ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही रही है अभी भी, जिस एक्सपेक्टेशन पे हम लोग हैं, आगे और ग्रोथ हो ही रही है। इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रियल एस्टेट और इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल है डिजिटलाइजेशन का। डिजिटलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ।
ऐसे समझिए कि जैसे किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो बैंक उसको एलिजिबिलिटी करता है कि आप 50% या 60% ईएमआई दे सकते हैं, तो आपको लोन मिलता है। वैसे ही हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन से पहले हमारा जीडीपी कम था। जैसे ही डिजिटल हुआ, सारा पैसा अकाउंट में आ गया, तो हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई। ठीक है ना? डिजिटलाइजेशन से 2-3 और फैक्टर हैं। एक तो अवेयरनेस हो गई आपको। आपको जो इन्फॉर्मेशन यहीं एनसीआर में है, वही इन्फॉर्मेशन आपके किसी टियर 2 सिटीज़ में है, कहीं टियर सिटीज़ में है। जब आपको अवेयरनेस होती है, तो आप उसके लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं। ठीक है? थर्ड है आपका बैंक फैसिलिटी। आज आप बैंक की फैसिलिटी, पहले लोग बैंक जाते थे लोन लेने के लिए। आज बैंक आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका होम लोन होना है या नहीं होना है। बैंकर खुद आपके यहाँ आ जाते हैं, बैंक की फैसिलिटी इतनी है। पहले 5 साल, फिर 10 साल, फिर 15 साल का रीपेमेंट था। आज बैंक आपको 25 साल, 30 साल तक का रीपेमेंट शेड्यूल देता है। तो आपके पास एक कैपेसिटी है कि मैं 25 से 30 साल तक लोन रीपेमेंट कर सकता हूँ। थर्ड, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ठीक है, अभी 8 8.5% है, पहले और भी कम था, हो सकता है और भी आगे कम हो। बट एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, और बैंक आपको 75%, 80%, 90% भी लोन दे देता है, डिपेंड ऑन कि आपका टिकट साइज कितना है। जरूरत पड़ने पे आप, अगर नहीं भी हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। रियल एस्टेट ग्रोथ के जितने भी कैटलिस्ट आपने गिनाए हैं, डेमोग्राफी का बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की जीडीपी का बढ़ना, मेजर आप 3 मेजर फैक्टर बता रहे हैं। लेकिन इन तीनों के बियॉन्ड जो रियल एस्टेट की डिमांड का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, शायद आप वो भूल रहे हैं, लोगों की परचेज पावर। हाँ, वो क्या ऑब्वियसली वो लोगों तो की परचेज पावर वाकई बढ़ी है या कम हुई है पिछले कुछ दिनों में? देखिए, जो लास्ट ईयर टैक्स स्लैब चेंज हुआ था, उससे तो पीपीपी मॉडल चेंज हुआ है, बढ़ा है लोगों का। लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आई है, अगर आप देखेंगे तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है। और एक और चीज़ मैं आपको कर देता हूँ। आपने बोला ना कि अ, लोगों का रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है कि नहीं। हम लोग पिछले 1 साल में या हिंदुस्तान में हम लोग नॉर्मली 5 से 6 लाख अपार्टमेंट बेचते हैं। मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में हम लोग 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख अपार्टमेंट बहुत पीक टाइम पे बेचते हैं। अगर आप ग्लोबली इसको चेक करेंगे ना, तो यूएसए हर साल 15 लाख के आसपास अपार्टमेंट बेचता है, जबकि उनकी पॉपुलेशन हमसे 1/4 है। चाइना का स्लो डाउन है, फिर भी वो 10 लाख अपार्टमेंट बेचता है। इक्विवेलेंट पॉपुलेशन हमसे कम, मतलब लमसम ही है। बट उसके अलावा और भी कंट्रीज देखिए, चाइना का स्लो डाउन है, फिर भी हमसे ज़्यादा अपार्टमेंट बेच रहा है। और इंडिया यंग एज कंट्री है, और पीक टाइम पे भी हम लोग 6 लाख अपार्टमेंट बेच रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान में 2 करोड़ के आसपास अपार्टमेंट की शॉर्टेज है, नहीं, लमसम। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में डेमोग्राफी बढ़ रहा है, इंडिया में हाउसिंग की एक इनहेरेंट डिमांड भी है। बिल्कुल है। मेरा पॉइंट ये है, क्या हम जिन कंट्रीज को हम पैरेलल रख रहे हैं, चाहे चाइना हो, यूएस हो, क्या हमारे पास वो परचेजिंग पावर है जो उनके पास है? परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। आप चेक करिए पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से। पहले लोगों के पास, नोटबंदी से पहले, आप बैंक लोन के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि आपके सारे ट्रांजेक्शन कैश में होते थे। आज आपके सारे ट्रांजेक्शन वाइट में है, तो आप बैंक के अलावा एनबीएफसी भी हैं। आज आप एनबीएफसी से, चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या कार लोन हो, सब कुछ मिल जाता है आपको। तो आज अगर तो फिर एनबीएफसी, हाउस होल्ड डेट इंडिया में ऑल टाइम हाई पे इस समय क्यों है? देखिए, डेट है, मार्केट में पैसा, बाद में रिपेमेंट हो जाएगा। लोग डेट लेके कर रहे हैं। लास्ट ईयर टैक्स स्लैब रिवाइज करने का एक बेनिफिट यही तो था कि लोग पैसा खर्च करेंगे। आज जिनको 12 लाख के पैकेज में पहले टैक्स करता था 8,000 रुपये, 9,000 रुपये के आसपास, आज वही टैक्स नहीं करता है। तो उससे दो ऑप्शन हुए हैं, या तो लोगों ने जाके होम लोन में थोड़ा सा अपार्टमेंट बड़ा ले लिया अपना, ईएमआई बढ़ गई, क्योंकि 8,000 ईएमआई इंक्रीज होने से आपको लगभग लगभग 10 लाख का लोन बढ़ जाता है, होम लोन के हिसाब से करो, 20 साल के बाद। या फिर आप एक छोटी सी कार ले सकते हैं, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट करके, आप जो 10-20% होता है, आप एक 5-7 लाख रुपये की कार ले सकते हैं। तो लोग ले रहे, बाद में रिपेमेंट कैपेसिटी करेंगे उसको। डेट बढ़ा है इसलिए कि लोग उसे रिपेमेंट करेंगे। अगर आप डेट आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसे रिपेमेंट से कलेक्शन कहाँ से होगी। अगर आप डेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट के साथ ही तो रिपेमेंट होगा उसमें। तो आप हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी किसको कहते हैं? किसी के नेटवर्थ को देखकर या उसके लोन एलिजिबिलिटी को देखकर आप उसका अफोर्डेबिलिटी कैसे तय करेंगे? नेटवर्थ इतना होना चाहिए या उसकी लोन एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए? देखिए, नेटवर्थ अलग हो सकती है, एलिजिबिलिटी अलग है। नेटवर्थ हो सकती है कि मेरा कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, जहाँ से मेरे कुछ आ रहा हो, तो मेरी नेटवर्थ हो सकती है। लेकिन मैं और मेरी अर्निंग कितनी है, वो मेरी एलिजिबिलिटी करती है। जैसे मान लीजिए कि मैं
एक पर्टिकुलर रेवेन्यू है मेरा, जिसको मैं जॉब कर रहा हूँ या अपना बिजनेस कर रहा हूँ, कोई भी एक आदमी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो उसका पहला पैरामीटर उसकी इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी के लिए नेट इनकम हो, नेटवर्थ भी हो सकती है, पुरानी भी हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी हो, या कुछ पहले से भी प्रॉपर्टी में फंस रही हो, या फादर ने कुछ कर रखा हो। तो जिसमें हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी ना रवि जी, ये डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है, हर आदमी के लिए अलग अलग है। जिसकी रिक्वायरमेंट 2 BHK है और उसको लगता है कि वो थोड़ा शहर से दूर रह सकता है, उसकी अलग है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी आप टिकट साइज वाइज डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि आप टिकट साइज वाइज डिफाइन नहीं कर सकते कि 50 लाख अपार्टमेंट वो अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं हो सकता, या 10 करोड़ का अपार्टमेंट है तो वो बहुत हाई है, ऐसा नहीं है। नहीं, चलिए डिपेंड करता है इसको कि आप कौन से एरिया में हैं। इसको मैं एक केस स्टडी के तौर पे रखता हूँ। एक यंग लड़का है, 25 साल से 30 साल के बीच की उम्र है। हम्म। उसकी सैलरी के आधार पे हम्म। ये डिफाइन होता है कि वो लोन के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल। लेकिन उसका कोई नेटवर्थ नहीं है। उसके लिए असेट के पास नाम पर उसके पास कुछ नहीं है। क्या आप उसको एडवाइस करेंगे कि वो एक लोन लेकर घर खरीद ले? अगर वो मेट्रो सिटी में है, रेंट पर है, और 50 लाख के लिए उसका CTC है, 50 लाख मतलब अगर वो 12 लाख 15 लाख के पैकेज में है, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो 2 साल 3 साल वेट करके, अगर 2 3 साल पूरा हो चुका है तो स्टार्ट करना चाहिए लेना। क्योंकि आप रेंटल दे रहे हैं, रेंट आपका जा ही रहा है, रेंट आपका वेस्टेज है, उससे आपको कुछ रिटर्न नहीं आना है। लेकिन अगर आपने 50 लाख का होम प्रोडक्ट लिया या कोई प्रॉपर्टी ली, उस पर आपका लोन हुआ 80% या 90%, आप EMI अगर 20 साल का लेते हो तो लगभग लगभग आपको 40 हज़ार के आसपास EMI जाएगी, और लगभग लगभग आपको 2 BHK का 30 हज़ार के आसपास रेंट जाएगा। जो 15 हज़ार रुपये आपका जा रहा है, वो आपका सेविंग ही है। 8 साल में 10 साल में क्या होगा कि आप को पता है कि यंग एज में आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास लाइबिलिटी, आप उसे फिनिश भी कर लेंगे जल्दी, आप रिपेमेंट कर सकते हैं। 10 साल बाद आपका एक एसेट्स हो, जो आप जिसको आप लाइबिलिटी आज समझ रहे हैं, वो आपके 10 साल बाद एसेट्स है आपके लिए। क्योंकि अगर अगर इस 10 सालों में आपकी कोई बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी सर पे नहीं आ गई तब? देखिए, फाइनेंशियल क्योंकि लाइबिलिटीज तो आएगी। होम एज एन असेट की प्रॉब्लम शायद ये है कि असेट क्वालिटी नहीं है। अचानक मुझे इमरजेंसी आ गई कोई फाइनेंशियल, तो मैं उसको लिक्विडेट नहीं कर सकता हूँ। देखिए, दो ऑप्शन है। आप हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि लोग कि मुझे रियल एस्टेट वाले प्रोडक्ट को लिक्विडेट करना है। आप एक अपार्टमेंट है या कुछ भी एसेट्स है आपका, आपको 10 लाख की जरूरत है, आपके पास रिपेइंग कैपेसिटी है, आप उसे मॉर्गेज करा के पैसा ले लीजिए। होम लोन आप पहले से चल रहा हूँ। आप उसको टॉप अप करा लीजिए, पैसा लीजिए उसको। आप PL लेने जाएंगे तो भी तो आपको 12.5% मिलेगा। अगर आपका होम लोन 8.5 पर है और मॉर्गेज करा के हमने पैसा ले लिया, तो भी आपका लोन तो 8.5 पर ही है ना, और आपका एसेट्स भी बना हुआ है। एसेट्स कभी भी ना, मैं कभी किसी को एडवाइस ये नहीं करता हूँ कि एसेट्स आप लिक्विडेट करो। उसका एक पर्पज है। एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। कोई भी एसेट्स अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं और उस पे आपने मॉर्गेज कर दिया है, 20 साल में वो वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई भी शेयर उठा लीजिए, आपको 5x 6x दे जाएगा। पुराना रिकॉर्ड आप उठा लीजिएगा कहीं से भी, और आज भी करेगा तो भी 20 साल में ही होना है। आप उसका रेंटल, एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर रेंटल और EMI इक्विवेलेंट हो जाएगी। उस पर आने के पहले ये बहुत बड़ा रील मटेरियल है जब ये कह रहे हैं कि आप घर में इन्वेस्ट करने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ने पर लोन को टॉप अप करा सकते हैं। ये शायद इस एंगल से लोगों ने इसके पहले बात कभी नहीं की होगी। चलिए अब आते हैं उस गैप के ऊपर। रेंटल रिटर्न और होम लोन के बीच का जो गैप आप कह रहे हैं कि एक समय पे बराबर हो जाएगा। वी आर नॉट लाइक दुबई। हम यूएस या दुबई नहीं हैं। हम्म। हमारे यहाँ आज भी कम से कम 550 बेसिस पॉइंट का गैप एग्जिस्ट करता है, और ये गैप हिस्टोरिकली भी वर्ल्ड में हाईएस्ट तो इंडिया में ही है। हम्म। तो इतने बड़े गैप में अक्सर जो एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में एडवाइस ये दी जाती है कि आप रेंट और ईएमआई का जो गैप है, अगर उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करें और 12% का भी रिटर्न मिल जाए, तो 10 साल के बाद हो सकता है उस रिटर्न से आप बिना लोन लिए घर खरीद सकते हैं। 10 साल, चलिए, एक तो मैं आपको 2 3 शहर का ऐसा नाम बताता हूँ जो एग्जैक्टली होम लोन के आसपास नहीं है, लेकिन जिनका रेंटल यील्ड 4% के 4.5% के आसपास है। आप पुणे पकड़ लीजिए। पुणे में आपको रेंटल यील्ड आपको 4 से लेकर 3.75 से लेकर के 5% तक का है।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। बहुत सेलेक्ट लोकेलिटी में, आईटी कॉरिडोर नेक्स्ट में। नेक्स्ट उसी पे आ रहा हूँ मैं। आप जिस जगह आप नोएडा में बैठे हैं, आप नोएडा के आसपास नोएडा एक्सटेंशन है, जिन्होंने 2010 में, 9 में, 11 में, 12 में, 14 में अपार्टमेंट लिया था 1700-1600 के हिसाब से, आज 2 BHK का रेंटल है 25,000 रुपये है, एवरेज कह रहा हूँ। 1,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, क्योंकि 2009 से लेकर 2011 तक अपार्टमेंट का साइज 800 से लेकर के 900 950 था, और मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस था वो 1700 रुपये था। आप 15 लाख रुपए के अपार्टमेंट के ऊपर 25,000 रुपये रेंटल ले रहे हैं, कितना हो गया? 20% का रेंटल है। जो 2025 में लेके बैठा है वो 2026 में नहीं ले पाएगा। आप लोग इसको भूल जाते हैं। आप एग्जांपल लीजिए गाजियाबाद में इंदिरापुरम है। इंदिरापुरम में एक डेवलपर है जिन्होंने 6 लाख, 7 लाख, 4 लाख में अपार्टमेंट बेचा था। आज जितने उस प्रोडक्ट के में लिया था लोगों ने, उतनी रेंटल 1 साल की है। मैं डेवलपर का नाम नहीं लेना चाहता। जिस उस 2 BHK की का रेंटल आज भी 5.5-6 लाख रुपए है, और उतने का ही अपार्टमेंट लिया था। मैंने बोला ना कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपका रेंटल और होम लोन का, एक्सेप्शनल केसेस में या अक्रॉस द बोर्ड आप कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि हर शहर में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप एवरेज आप निकालेंगे तो जो सिटी टियर 2 है, जो मेगा सिटी में शिफ्ट हो रही हैं या फिर जो मेगा सिटी या मेट्रो में शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ होगा ही होगा। और मेरे कहने का पर्पज़ सिर्फ ये आज का नहीं है। आप इसको 8 साल, 10 साल की टाइमलाइन लेके चलिए। एक टाइम ये सोचिए कि जब होम लोन 6.5% पे हो गया था और रेंटल 4.5 है, तो गैप आ गया था ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आप फाइनेंशियल गवर्नमेंट देखेगी और भी चीज़ें बैलेंस करनी होगी, तो आपका रेंटल इनकम ठीक हो जाएगा एज़ कम्पेयर लेकिन टू। दीपक जी, जब मैं पास्ट को देखता हूँ, हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, ये सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड का ज्ञान नहीं है, ये यूनिवर्सल रियलिटी है। हाइपोथेटिकली एक प्रॉपर्टी किसी ने 25 साल पहले लैंड के साथ 25 लाख रुपए में ली है, आज मान लिया उसकी कीमत 25 साल के बाद 3 करोड़ है। हुँ, सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, हुँ। लेकिन सीएजीआर रिटर्न निकालता हूं तो 10.45% के आसपास आता है। इसी दरमियान गोल्ड का रिटर्न तकरीबन 12% का है, और ये 1.5% का गैप जब मैं एब्सोल्यूट टर्म में देखता हूं तो ये 3 करोड़ मुझे 5 करोड़ दिखता है। देखिए रवि जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप दोनों ना 2 अलग प्रोडक्ट हैं। आप गोल्ड में पैसा कमा लीजिए, रहिएगा कहाँ पर? कहाँ रहेंगे? आप म्यूचुअल फंड से, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ। आप गोल्ड से पैसा कमाइए, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाइए, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचिए। आप जहाँ बैठ के बेच रहे हैं वो भी रियल एस्टेट है। आप जहाँ शाम को बेचने के बाद सोने जाएँगे वो भी रियल एस्टेट है। जहाँ दिन में आप बैठ के मीटिंग कर रहे हैं बेचने के लिए, वो भी रियल एस्टेट है। जिस ऑफिस में बैठ करके आप स्टॉक मार्केट और गोल्ड के प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट को ना सिर्फ इस एंगल से मत देखिए। और इंडिया में रियल एस्टेट ना एक स्टेटस सिंबल है। आपके पास कितना गोल्ड है कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पास अगर 4 अपार्टमेंट है, मैं बहुत इमोशनल बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, जितना मैं लोगों से मिलता हूँ कि आप क्यों ले रहे हो? तो ठीक है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। यहाँ लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए। जिस देश में ये कॉन्सेप्ट हो कि मैं अपनी ऐसा इतना करके जाऊँगा कि अगले 3 पीढ़ी बैठ के खाएगी, उस देश में रियल एस्टेट कभी डाउन नहीं हो सकता है। नहीं, ये और एग्री करता हूं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए। आप गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, स्टॉक मार्केट कर लीजिए, कार बेच लीजिए, जो भी आपको करना है। आप जहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं वो भी रियल एस्टेट है। जिस कॉफ़ी शॉप में बैठ के आप मीटिंग कर रहे हैं वो भी रियल एस्टेट है। जिस ऑफ़िस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं वो भी रियल एस्टेट है। जिस अ बैंक में आप बैठ के इसके लिए जाएँगे फंड्स के लिए, वो भी रियल एस्टेट है। और जहाँ शाम को आप ये सब करने और रिलैक्स के लिए जाएँगे वो भी रियल एस्टेट है। और इन सब करने के बाद जहाँ लोग बाहर चिल आउट करने जाते हैं, वो भी रियल एस्टेट है। तो इसको सिर्फ़ ये आरओआई नहीं देख सकते हैं। इसके तो आप 2-3 ये मान रहे हैं कि रियल एस्टेट इंडिया में इमोशनल बाइंग सेलिंग ज्यादा है? ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी तो देखिए, पहली प्रायोरिटी आपके लिए इमोशनल कनेक्ट है। पहला तो आपको बेसिक नीड ही है। सेकंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है। आप सबसे पहले बेसिक नीड ही पूरा करते हैं। सबसे पहले इमोशन, फिर नीड। यस, नीड, वांट, डिमांड, देन आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है कि ठीक है आपने डाल के छोड़ दिया। और एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझिए कि डिजिटलाइजेशन से एक फ़र्क और पड़ा है कि लोग अवेयर हो चुके हैं। सबको एक रिकरिंग इनकम चाहिए, और उसके साथ-साथ टैक्स इनकम का भी बेनिफिट है। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको टैक्स में भी रिबेट मिलती ही है। आप ओल्ड एज में जाते हैं तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के ऊपर। तो लगभग महीने का जो 3 कि से, ओल्ड रेजिम अब खत्म होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन है लोगों के पास हाँ, ना। एक्यूमुलेटर अगर आप देखेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड भी है।
आपके पास एक गोल्ड है, तो आप टेंशन में है कि इसको कहाँ सेफली रखूँ? घर में रखूँ या लॉकर में रखूँ? आपके पास घर है, तो आप घर में आके रिलैक्स होके सो भी रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए रियल एस्टेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना ऑफ़िस होता है, तो आप देखिए, आप अपने ऑफ़िस में हैं, तो आपको लगता है ग्रोथ है, अपना है। आप अपने घर में हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मेरा अपना है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और मैं आगे ग्रोथ करूँगा। तो एक पॉजिटिव एनर्जी का पार्ट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक कन्विक्शन है, मोटिवेशन है कि आपने ग्रोथ कर ली है। आप गोल्ड लीजिए, ठीक है, ग्रोथ के बाद का ऑप्शन मतलब आपको रियल एस्टेट एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है जो आपको कहीं और आपको पीस ऑफ माइंड रहता है कि चलो मुझे कुछ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, जैसा आप ना कि लोगों को कुछ अगर ट्रेड करना हो, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इश्यूज हो, आज की डेट में सिर्फ ये बेचना है कि मुझे लिक्विडेट करना है, नहीं है। मैं कभी किसी को ये सजेशन नहीं करता हूँ कि आप इसे लिक्विडेट करो। आज की डेट में जो मैंने देखा है 17-18 साल के रियल एस्टेट में, आप उस प्रॉपर्टी को रखिए, कुछ नहीं होगा, आपको लगता है बहुत लायबिलिटी है, बच्चों का एजुकेशन है, बेटी की शादी है, आप उसको मॉर्गेज कराइए और उतना ही मॉर्गेज कराइए जितनी आपकी ज़रूरत है, जिससे आपके रेंटल और ईएमआई दोनों बैलेंस रहे। एक टाइम ऐसा रहे आएगा कि आपको रेंटल से ईएमआई जाती रहेगी और आपको कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई सा एग्ज़ाम्पल उठा लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं या और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको आप बैंक से मॉर्गेज करा के बैलेंस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ लोन ले लीजिए, नहीं, आपको लगता है 50 लाख की है, 50 लाख लीजिए। 50 लाख की ईएमआई के ऊपर 20 साल में अगर आप करते हैं, तो कितना लोन आएगा आपको? 35,000 रुपए। रियल एस्टेट एक इमोशनल प्रोडक्ट है, ये सच है, लेकिन इसको एक आम इंडियन के नजरिए से देखने में दो प्रॉब्लम है। पहली बात यह है कि इसी इमोशन की वजह से लोग अपनी हैसियत से बढ़कर घर खरीद लेते हैं। लोग अपनी लोन एलिजिबिलिटी को अपनी अफोर्डेबिलिटी समझ लेते हैं। एक दूसरी साइमल्टेनियस प्रॉब्लम ये आती है कि अफोर्डेबिलिटी तो एक एंगल है, अफोर्डेबल है भी मेरे लिए, बिल्डर गलत निकल गया तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट स्टकअप हो जाएगा। हुँ, ये इस प्रॉब्लम की वजह से लोग अब घर खरीदने से डरते हैं। हुँ। इसको आप कैसे एड्रेस देखिए, करेंगे? रवि जी, आपने जो बोला है बिल्कुल सच है, ये पहले हुआ है। ये प्रॉब्लम 2016 से पहले रही है और 2016 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, रेगुलेटरी बनी है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम अभी भी है। नए-नए डेवलपर्स हैं, मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपको प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले ये ज़रूर आइडेंटिफ़ाई कर लेना है कि किस कंसल्टेंट के साथ आप जा रहे हैं और क्या डेवलपर है जिसके साथ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में देखिए, पहले होता था कि लोकेशन, 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 लेकिन अब वो नहीं रह गया है। लोकेशन आपका सेकेंडरी है, पहला पैरामीटर है ट्रस्ट। ट्रस्ट आप कैसे देखेंगे कि जिसका डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ क्लियर दिखता है। मैं खुद कभी किसी को एडवाइस नहीं करूँगा ऐसे डेवलपर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का या लीगल इश्यूज़ हो। किसी को नहीं हो। इनफैक्ट लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं करना चाहिए और शायद ऐसे डेवलपर अब हैं भी नहीं, जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, या मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ ऐसे लोगों से, हो सकता है कि मुझे इसकी जानकारी ना देखिए, हो। रियल एस्टेट में आप ड्यू डिलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस रियल एस्टेट में किसी और प्रोडक्ट की तरह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां आप प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब प्रोडक्ट सिर्फ लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट का कोई अता पता नहीं है, आप एक फ्यूचर प्रॉमिस खरीद रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कम से कम आज भी 5 साल से कम तो नहीं है। एग्री। तो भले ही डेवलपर 3 साल बोलकर बेच रहे हो, तो इसमें रिस्क फैक्टर तो हमेशा बना रहता है। देखिए, अभी भी कह रहा हूँ मैं कि आप सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेड है, जो लीगल फ्रेम में है, जो रेरा की वेबसाइट पे आपको दिख रहा है, आप उसको लेके चलिए। आप वर्बल कम्युनिकेशन क्या आ रहा है, उस पे नहीं जाना आपको। अगर रेरा की वेबसाइट पे आपको दिख रहा है 5 साल, तो आपको 5 साल ही मारना है। कोई कहता है मैं 4 साल में दूँगा, नहीं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि नहीं, ये 5 साल ही है। बोल दे तू जो बोल रहा है इसमें से। अगर कोई आपको इंसिस्ट करे कि नहीं, नहीं वो 4 साल में होगा, तो उसको आप मना कर दो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना है। जो आपका लीगल पॉइंट है, उसी पर ही आपको लेके चलना है। लेकिन और रेरा ने तो बिल्डर को एक शील्ड दे दिया है। आज जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, सब में 8 से 10 साल का टाइमलाइन होता है एज पर रेरा फाइलिंग। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा होता है डिलीवरी एज पर रेरा फाइलिंग। रेरा पूछता भी नहीं है कि अगर 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाने में 10 साल क्यों लगेंगे। और फिर बायर को वर्बली कहा जाता है 3 साल या 4 साल। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ रवि जी, एक तो 10 साल वाला ऐसा बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है, बट आज भी रेरा लोगों को 5 साल या 7 साल का टाइम दे रहा है। कोई सी भी सोसाइटी अगर आप ग्राउंड प्लस 35, ग्राउंड प्लस 40 का बना रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि 5 साल तो लगेगा।
प्रैक्टिकली आप 2 बेसमेंट बनाएँगे, फिर ग्राउंड करेंगे और 35 फ्लोर 40 फ्लोर का काम करने के लिए आपको पूरे साल में आप 4 महीने काम नहीं करते हैं, तो इतना टाइम लगेगा। 5 साल से पहले प्रोडक्ट नहीं बनता है। एक्सेप्शनल है कि कोई बहुत छोटा प्रोडक्ट हो, प्रोजेक्ट हो या कोई 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो, नहीं कह सकता। अदरवाइज़ अगर 30-35 फ्लोर की कोई सी बिल्डिंग है, तो आप 5 साल लेके चलिए। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। ना तो किसी कंसल्टेंट को ऐसा बोलना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन में चलो, और ना ही कस्टमर को इस बातों पे विश्वास करना चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि कस्टमर को ये करना चाहिए, पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए, और ना ही किसी भी कंसल्टेंट को जिस इंडस्ट्री में है, उन्हें प्रॉपर रेरा की वेबसाइट पे जा करके रेरा के हिसाब से देख लें कि क्या रेरा का टाइमलाइन दिया हुआ है। जो टाइमलाइन दिया हुआ है वही कस्टमर को आप बताइए, क्योंकि सामने वाले की पूरी कमाई आपके एक झूठ बोलने से या एक गलत कमिटमेंट से खराब हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप भी सेफ हो, कि देख लो आप इस पे 5 साल का टाइम है, डेवलपर आपको 4 साल कह रहा है, 1 साल का टाइम आप मत सारे लेके जाओ। लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद भी अगर डेवलपर डिफॉल्ट कर जाए तो बायर क्या करे? देखिए, फिर तो जितने भी आपके लीगल प्रोसीडिंग है वही जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अब ऐसे डेवलपर्स नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पुराने फँसे हुए हैं, जिनका अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला हुआ है, उन पे गवर्नमेंट ऑब्वियसली काम कर रही होगी, एडेडा काम कर रही हो। बट जो नए डेवलपर्स हैं, वो 100% लैंड पेड अप करके आ रहे हैं। 100% लैंड पेड अप है, तो उनका पूरा रिस्क तो वहीं चला गया। अगर आप कोई 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको 50-60% प्रोजेक्ट कॉस्ट का लैंड कॉस्ट ही होता है। आपने पूरा पेमेंट दे दिया, तो आपके पास मजबूरी है कि आपको टाइम से बनाना ही बनाना है। अक्सर दो डेवलपर के बीच जेवी में आपस की लड़ाई में भी प्रोजेक्ट रुक जाता है। जेवी वाले प्रोजेक्ट में मैं सजेशन नहीं करता हूँ कि जाना चाहिए। आज की डेट में अच्छे डेवलपर्स जेवी में काम नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उन्होंने प्रॉपर रेरा के ऊपर आप पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए उनका। रेरा के ऊपर आप जाएँगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखता है, एक फिजिकल एविडेंस, एक फाइनेंशियल एविडेंस। वहाँ पर आपको ये सारा मास्टर प्लान, सेंक्शन प्लान, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ मिल जाता है। उनका आर्किटेक्ट कौन है, उनका बैंक अकाउंट डिटेल क्या है, उसमें कलेक्शन अकाउंट क्या है, एस्क्रो अकाउंट क्या है, ट्रांज़ैक्शन अकाउंट क्या है। क्योंकि डेवलपर अब पैसा लेकर के अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता। पहले तो पैसा आपको जाएगा कलेक्शन अकाउंट में, और वहाँ से पैसा 2 अकाउंट में सेपरेट हो जाता है, ट्रांज़ैक्शन अकाउंट में और सेपरेट। तो आप जैसे-जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे-वैसे पैसा डिस्बर्स होगा। तो अगर आपने डिमांड किया और पैसा आपके कलेक्शन अकाउंट में आया आया, तो कस्टमर को मैं बिल्कुल ये एडवाइस करूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रेरा के एस्क्रो अकाउंट में ही पैसा दीजिए, किसी और अकाउंट में नहीं। और जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, उसी डॉक्यूमेंट पे आप लेके चलिए, और पेनल्टी क्लॉज़ आप क्लियर कर लीजिए कि पेनल्टी और कंपनसेशन क्लॉज़ क्या है आपके लिए। समस्या पेनाल्टी क्लॉजेज की नहीं है, समस्या ये है कि जब डेवलपर डिफॉल्ट कर जाए तो, और ये पोस्ट रेरा रियलिटी नहीं है, ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता है। पोस्ट रेरा में शायद थोड़ा लेवल और डिग्री कम हो गया हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आज भी बनी हुई हैं। और एक बायर की आयरनी पे मैं बात करता हूं कि एक बायर की आयरनी ये है कि आप जो कह रहे हैं कि रेस्पेक्टेबल ब्रांड हो, लिगेसी ब्रांड हो, लिगेसी ब्रांड आज सिर्फ और सिर्फ लग्जरी और सुपर लग्जरी लॉन्च कर रहे हैं। एक एवरेज इंडियन के बजट में जो घर आता है, वो घर आता है उसी डेवलपर का जिसकी कोई लेगेसी नहीं है, जो छोटे डेवलपर्स हैं। नहीं देखिए, आज भी मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप कैटेगरी ए पे ही जाइए और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके पास आपके शहर में ज़रूर 2-4 ऐसे डेवलपर हैं जो 20 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, जो आज भी पूरे साल में एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, बट उसको टाइमली डिलीवर करते हैं। तो आप ऐसे डेवलपर देखिए जिन्होंने पहले 2, 4, 10 प्रोजेक्ट बना करके टाइमली दिया हुआ है। आप उनका रिव्यू देखिए कि उनके ऊपर क्या रिव्यू दिया है, उनकी क्वालिटी कैसी है। आप जिस भी कंसल्टेंट के साथ डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप प्रोजेक्ट के साथ गो थ्रू कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि इनकी कोई पास्ट हिस्ट्री मुझे निकाल के दीजिए, कि इन्होंने कौन-सा 4 प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है, रिव्यू कैसा है, उसके लेआउट्स कैसे हैं, मिल जाएगा आपको। कंसल्टेंट्स में कुछ बड़े जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उनको छोड़ दें तो मिस सेलिंग की रियलिटी तो वहां भी है। देखिए, उसके लिए मैं बताऊँ आपको कि डेवलपर को ही चाहिए कि वो एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करे। रेरा ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू कर चुका है। उसको ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन तभी होगा कि जब डेवलपर किसी कंसल्टेंट को अपॉइंट कर रहा है, तो प्रोडक्ट बेचने के साथ-साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी क्वालिटी ऑफ सेल्स कितनी है, कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं। अगर आपके पास लीकेजेज़ हैं, तो लीकेज आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट है। ये तो डेवलपर का माइंडसेट है कि उसे चेक करना है कि उसे सिर्फ़ प्रोडक्ट बेचना है या क्वालिटी ऑफ सर्विस भी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में लोग, मैंने देखा है कई बार लोगों को कि लोग सिर्फ़ प्रोडक्ट बेच के खत्म कर लेते हैं। कस्टमर सर्विस नहीं है। अगर किसी ने आपसे प्रोडक्ट लिया है, किसी ने आपसे पैसा कि इन्वेस्ट किया है,
तो ये हमारी या उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को टाइम टू टाइम अपडेट देना, क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में। कल को उनके साथ बैंक का कुछ इश्यू है, बैंक का डिसबर्समेंट है, उनके साथ रहना। और प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है, ये रेरा की वेबसाइट पे भी है। आप भी टाइम निकाल के 5 मिनट एक फ़ोटो क्लिक करके मँगा लीजिए और दे दीजिए उनको। ये शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं है, ये तो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन है। आपको एटलीस्ट 5 साल, 6 साल, 7 साल चलिए, प्रोजेक्ट आपने दे दिया, बात खत्म। आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव है। आप होली, दिवाली विश तो करते ही हैं ना। तो आप पूछ लीजिए कि अच्छा सर कैसा चल रहा है? डिमांड आई, दिया आपने, प्रोजेक्ट देखा आपने, चलिए एक बार आइए घूम के चल लेते हैं। एटलीस्ट नहीं हर दिन, हर वीक, बट 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में 1 दिन ऐसा फिक्स रखिए कि जिसको आपने प्रोजेक्ट बेचा हुआ है, जैसे मैं क्या करता हूँ, जिसको मैंने प्रोजेक्ट बेचा हुआ है, उनको एक बार ज़रूर फ़ोन करता हूँ या मैसेज करता हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ़ प्रोडक्ट के लिए, तबीयत ठीक है? हाँ, ठीक है। घर में सब ठीक है? एटलीस्ट उनको भी तो कॉन्फिडेंस होगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स तुरंत आता है, कुछ लोगों का बाद में आता है। तो ये एक रिलेशन तो आपको चाहिए होगा ना, और ये दोनों तरफ से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉलिसी बना देंगे तब होगा। ये तो एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप कस्टमर के साथ ठीक है, आप समझ गए, आप बातचीत करते रहो। हो सकता है कल को आपको रेफरेंस भी देगा फिर। अभी के लिए अगर बात करें तो इंडियन रियल एस्टेट के क्या-क्या पेन पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि अर्जेंटली एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है? एक तो जो ट्रेनिंग हो रही है, इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट, मतलब ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन और हो। जो लोग अनस्किल्ड हैं, जिनको कारपेट का डेफिनेशन नहीं पता है, जिनको रेरा का डेफिनेशन नहीं पता है, जिनको सिर्फ लगता है कि डिस्काउंट देना है, एटलीस्ट वो कस्टमर को ना प्रोडक्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करें। कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, वो पता होना चाहिए। और बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए कि जो रूल और रेगुलेशन है, वो फॉलो हो। सेम इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, मिसगाइडेड नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पहले से इंप्रूव हुई है, उसको और इंप्रूव करने की ज़रूरत है। कस्टमर फीडबैक भी लेना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अब कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए। कस्टमर फीडबैक का तो इंडियन डेवलपर्स के पास कोई आज तक मैकेनिज्म ही नहीं है और शायद इसीलिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर जो है वो इंडियन रियल एस्टेट का आज भी 18-20% से ऊपर का नहीं है। मतलब आपने मुझसे सलाह पूछा क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक कस्टमर फीडबैक होना चाहिए। साथ ही साथ प्राइस एस्केलेशन के वक़्त एक बार आपको मार्केट सर्वे ज़रूर करना चाहिए, कि आप प्राइस अगर एस्केलेट कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। जो 5 मोड ऑफ वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की, आप कौन से मोड के हिसाब से प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं? आप प्राइस लिस्ट पे काम कर रहे हैं या वैल्यू प्रोपोज़िशन पे काम कर रहे हैं या परसीव्ड वैल्यू पे काम कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बगल में ये प्रोजेक्ट 12,000 रुपए पे है और आप उसे सीधे 20,000 पे लॉन्च कर रहे हैं। 12 और 20 में बहुत डिफरेंस है। तो पता होना चाहिए कि आप क्या ऐसा यूनिक कर रहे हैं कि जो मार्केट सपोर्ट करेगा। तो प्राइस लिस्ट का भी एक कंट्रोल होना चाहिए कि जो रियलिस्टिक मार्केट हो, जो रियलिस्टिक मार्केट को सपोर्ट करता हो, वो प्राइस कंट्रोल भी होना चाहिए। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक डेवलपर 12,000 पे बेच रहा है, दूसरे ने 15 पे लॉन्च किया, अगले ने भी 15 बना दिया, फिर कोई और 18,000 रुपए के स्क्वायर फीट पर आया और उसी में मार्केट एक ऐसे बबल में तब्दील हो गया जो सस्टेनेबल नहीं है। ये देखिए, उससे बबल नहीं कहूँगा, उसमें तीनों प्रोजेक्ट में क्या है ना, तीनों प्रोजेक्ट में क्वालिटी का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। एक प्रोडक्ट आपने लिया जिसमें 1 पार्किंग है, सेम डेवलपर के साथ लिया आपने सेम साइज़ में 2 पार्किंग है। वही सेम डेवलपर के हिसाब से सेम लोकेशन पे तीसरा डेवलपर से 3 पार्किंग दिया। तो आपके साथ 1 पार्किंग, 2 पार्किंग और 3 पार्किंग का एक गैप आ गया। दूसरा, स्पेसिफिकेशन क्या है? एक आपको रॉ हाउस अपार्टमेंट दे रहा है, एक आपको सेमी फर्निश दे रहा है, एक आपको फर्निश दे रहा है। तो क्वालिटी वाइज़ के हिसाब से। थर्ड, आपका डेंसिटी कितना है? एक सोसाइटी है जिसमें पर एकड़ आपको 100 अपार्टमेंट है। उसी सेम एरिया में पर एकड़ आपको 90 अपार्टमेंट है और सेम एरिया में पर एकड़ आपको 50 अपार्टमेंट है। तो डेंसिटी का भी फ़र्क आ जाता है। तो स्पेसिफिक सिर्फ़ यही एक रीज़न नहीं है कि प्राइस ऐसे इंक्रीज़ होता है, उसके कई सारे पैरामीटर होंगे। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या है? आप माई-वन यूज़ कर रहे हैं, माई-वन में आप बीम टेक्नोलॉजी है या नहीं है? आपका लिफ्ट कितनी दे रहे हो आप? एक अपार्टमेंट में कितनी लिफ्ट है आपके पास? एक टावर में अगर आपके पास एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, G+35 फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट कितनी दे रहे हो? लोग 2 लिफ्ट लगा रहे हैं, 3 लिफ्ट लगा रहे हैं, जबकि उस ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से 4-5 लिफ्ट होनी चाहिए। आपका लॉबी कितना वाइड है? आपके क्लब में जिम कैसा है? आप वहाँ पर गेस्ट के लिए कुछ अलग से डेडिकेटेड रूम है या नहीं है? जैसे लोग क्लब में फंक्शन करते हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, अब उनको रात को गेस्ट को वापस भेजना होगा घर पे, क्योंकि 2 बीएचके या 3 बीएचके अपार्टमेंट है या 4 बीएचके अपार्टमेंट है, वहाँ तो लोग रह नहीं सकते। तो आप कुछ ऐसा प्रोविज़न रखो कि
जिसके वहाँ फंक्शन है, कम से कम वो बाहर होटल में ना बुक करके वहीं एक स्टूडियो टाइप का बना दे या गेस्ट रूम बना दे। साथ ही उनके साथ कई बार ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर के लिए स्पेस नहीं है। तो क्या है, घर में फंक्शन हो रहा है, कुछ लोग गेस्ट फ्लैट में हैं, कुछ लोग क्लब हाउस में हैं और ड्राइवर बाहर घूम रहे हैं। तो आप जो बेसिक ची नीड है, उस पे आप लेकिन दिमाग लगाइए। आज जो प्राइसिंग हो रही है वो क्या वाकई वैल्यू प्रोपोजिशन पे ही हो रही है, या जो डेवलपर्स जितनी इलास्टिसिटी बढ़ा सकता है बढ़ा रहा है? नहीं देखिए, अभी जो मुझे समझ में आता है कि अभी जो पिछले 2-3 साल में हुआ है, ये वैल्यू प्रोपोज़िशन पहले हुआ था, अभी परसीव्ड वैल्यू पे हो रहा है। परसीव्ड वैल्यू क्या है कि हर प्रोजेक्ट का एक अलग यूनिक फीचर है, हर किसी का अलग स्पेसिफिकेशन है और हर कोई डेवलपर अपने प्रोडक्ट में नए-नए एमेनिटीज़ और स्पेसिफिकेशन लेके आ रहा है। तो सबकी अपनी प्राइस है, तो अभी तो ये परसीव्ड वैल्यू पे ही चल रहा है, अभी परसिव्ड वैल्यू पे अभी चल परसीव्ड रहा है। वैल्यू पे। और कितना कितना रैशनल है ये प्राइसिंग इंडियन मार्केट में इस समय? ठीक है, अभी मतलब कह सकते हैं चल जाएगा, अभी ये चलेगा इस पे। आप कोई प्राइस करेक्शन नहीं देखते हैं इंडियन मार्केट मुझे में? लगता है कि प्राइस करेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेमेंट प्लान अभी। देखिए, प्राइस करेक्शन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। क्योंकि अगले कंस्ट्रक्शन आपको अभी 6 महीने में नहीं खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन आपको अगले 4 साल या 5 साल में खत्म होगा। तो आपका एक एस्केलेशन कॉस्ट भी ऐड होगा। कई बार हो सकता है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, कई बार लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स और भी हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन के अलावा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पेमेंट प्लान पे फ़ोकस रखें, जहाँ पर उनको मंथली होम लोन का जो आपका रिस्क फैक्टर है, वो ना रहे। उनको पता है कि चलो ठीक है, मैंने एक मेरा खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट शॉर्टेज है, बाकी जो मुझे देना है वो बाद में देना है। वो एक अच्छा सहूलियत रहेगा आज के इन्वेस्टर और कस्टमर दोनों के लिए। तो आप कहते हैं 20-80 30-70 टाइप स्कीम मार्केट में ज्यादा आने चाहिए? को ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब कि अभी के लिए आपको कुछ ऐसा रिलीफ देना चाहिए कि जहाँ पर इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों के लिए एक 2-3 साल का टाइम मिले कि हाँ, ठीक है, मैं अभी कुछ एक पार्शियल अमाउंट देता हूँ और जब तक मुझे पोज़ीशन मिलता है तब मैं पूरा पेमेंट दे के और अपना। उससे कहीं ट्रेडर तो वापस मार्केट में और ज्यादा नहीं आ जाएंगे? देखिए, ट्रेडर अगर 25% 30% देके होल्ड करता है तो 4-5 साल में वो भी होल्ड कर सकता है, मतलब प्राइस अप्रिशिएट हो जाएगा, बट ट्रेडर नहीं आएगा। एंड यूज़र या फिर इन्वेस्टर 2 ही रहेंगे इसमें। ट्रेडर अब इस मार्केट में नहीं आएगा? नहीं आएगा क्योंकि वो जो लोग पिछले 1-2 साल में फँसे हुए हैं, वो फँसे हुए हैं। अब उनके बस का नहीं है। 2-4% नहीं कर सकता, बाकी तो नहीं आएँगे। ज्यादातर जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं पिछले 2 सालों में, उसमें ट्रेडर जो इन्वेंट्री लेकर बैठे हैं उसको ऑफलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। मार्केट में उससे जो स्ट्रेस बन रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उसका प्रॉब्लम क्या है कि जिन्होंने उनको एडवाइस किया ना, वो सही नहीं किया है। कभी भी चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप साल भर का कभी टाइमलाइन लेके ही मत चलो। अगर वही ट्रेडर 3 साल का टाइमलाइन मैंने लेके चल रहा है तो हो जाएगा। मैंने पेमेंट प्लान क्यों बोला? क्योंकि अगर प्रोजेक्ट आपका एक्सकवेशन स्टेज पे है या अर्ली स्टेज पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 4 से 5 साल लगेगा और मैं कह रहा हूँ आपको 3 साल वेट करना है। तो 3 साल का टाइमलाइन आपको लेके चलना ही चलना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप एवरेज 10% का एप्रिसिएशन होता है, तो 3 साल में आपका 30% होता है। आपने टोटल कॉस्ट का 25% या 30% दिया हुआ है और 30-35 आपको मिल गया, तो 100% ग्रोथ हो गई आपकी। अगर आपने 30% भी दिया हुआ है और 3 साल में आपको 30% भी ग्रोथ होती है। और अगर ये पूरा फेज एक टाइम करेक्शन का चल गया जिसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं हुआ तब? ऐसा नहीं होता कभी भी रियल एस्टेट में। देखिए, एक रियल एस्टेट में ना 2 फेस्टिव सीज़न है। एक होता है आपका जो हमारा ये जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसको हम टैक्स सीज़न बोलते हैं। यहाँ पर लोगों को करना ही करना होता है। एक प्राइस इस टाइम पर इन्वेंटरी मूव होती है। सेकंड होता है सर जुलाई से लेकर के और नवरात्रि, दीपावली तक। यहाँ पर लोग इमोशनली करते हैं। तो इमोशनल कनेक्ट हमेशा हिंदुस्तान में है, लोग हमेशा खरीदते रहेंगे। तो 2 बार प्राइस तो आपको डेवलपर चॉइस के हिसाब से चेंज होता है और 1 बार प्राइस आपको एस्केलेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो पूरे साल में 4 बार प्राइस चेंज होता है। पहला क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर चेंज, उसकी वजह से। सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर फेस्टिवल सीजन, उसके लिए चेंज। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कि अगले 3 महीने बहुत स्लो काम रहेगा, उसके लिए चेंज। लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, चलो फाइनेंशियल ईयर चेंज। तो अगर आप इसको 4-4 5-5% का भी लेके चलते हैं तो साल में 20% तो होना ही होना है। हो सकता है 15% हो। ये कहना कि बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा उसकी हुआ है इंडिया में कि एक टाइम करेक्शन का फेज रहा है जब फॉर एग्जांपल 2017 से 20 या 15 से 17 इन सब में प्राइस स्टैग्नेंट हो गया था। देखिए 17 से 20 ना
डिफरेंट सिनेरियो होता है, क्योंकि बैक टू बैक आपको आपको ना हर साल कुछ ना कुछ हो ही रहा था, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, या कोविड आ गया। तो वहाँ हर साल जब आप तो कुछ, एक्सटर्नल वेरिएबल्स तो आगे भी हो सकते हैं। बट वो नहीं होंगे जो पहले थे। और कॉन्फिडेंस उतना नहीं था लोगों को, क्योंकि कोविड वाला फैक्टर नहीं था। सबसे बड़ा जो सेंस लोगों को इंक्रीज हुआ है, वो कोविड से ही हुआ है कि नहीं, मुझे अब तो ये घर लेना ही लेना है। वरना पहले लोगों का माइंडसेट यही था कि चलो यार, अब घर में है, रेंट पे है, कल चेंज कर देंगे। कोविड के बाद से एक बहुत क्लियर सेंस आया कि नहीं, अपना घर तो चाहिए ही चाहिए। उससे नीचे कुछ है ही नहीं। हो सकता है कि 3 बीएचके नहीं हो, 2 बीएचके हो, नहीं 4 बीएचके है, 3.5 बीएचके हो, तो वो चाहिए चाहिए। तो आज ना लोगों का इमोशनल कनेक्ट अलग हो गया है। और फिर कह रहा हूँ कि अवेयरनेस जब बढ़ती है रवि जी, तो लोग उसके लिए फिर ना सर्च करना शुरू करते हैं। फिर लोग बैलेंसिंग बनाना शुरू कर देते हैं। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसमें आपको 10 से 12% वो बच्चे मिलेंगे जो 25-26 साल के हैं। मेजर जो 40-50% है ना, वो 27 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है। आप सरप्राइज हो जाएंगे वो बच्चे ले क्यों रहे हैं। एक पैकेज है उनका, दूसरा कि पेरेंट्स के पास अपना घर है, वो बचपन से घर में है, अब उनको अपग्रेड करना है। फादर के पास फियर फैक्टर है कि मेरे पास लायबिलिटीज थी, अब क्या करूँ, लेकिन बेटा कह रहा है मैं हूँ, कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ मैं, आप चलो। तो बेटे के कॉन्फिडेंस से, चूंकि इनकम क्लब हो रही है, रिक्वायरमेंट भी है, पुराना घर भी है कॉन्फिडेंस के लिए कि चलो पुराना वाला घर जो लिया था वो 20 साल में फ्री हो गया है, तो एक इनकम तो वहां से आ जाएगी, या कभी ट्रेड ऑफ कर दूंगा उसको, या ट्रांजेक्शन कर दूंगा उसका। एक कॉन्फिडेंस है वहां पे लोगों को। लेकिन मार्केट में एक परसेप्शन अभी ये भी बन रहा है कि जैसे जैसे देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग रियल एस्टेट को बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं मानकर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं। डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। देखिए, मैं फिर एक बात बोलूंगा आपसे, जितने भी फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह। चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे स्टॉक का हो, चाहे गोल्ड का हो, सब ठीक है अपनी जगह। सबके अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अप्रिशिएशन सब में होना है। एक बात उनको ये भी पता है कि जहाँ वो बैठ के कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनको रहने के लिए घर ही चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको घर चाहिए, शाम को आपको शाम को घर ही आना है। तो आप सुबह 10 से लेके शाम को 7 तक, वो भी रियल एस्टेट है। और शाम को 7 से लेके सुबह 10 तक, वो भी रियल एस्टेट है। अब इस बीच में आप जो भी काम कर रहे हैं, वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको यहीं पार्क करना है, यहीं आपको इन्वेस्ट करना है। इसके आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके इंडिविजुअल आप पैसा कमा सकते हैं। एक रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से आपकी पूरी फैमिली वहाँ रहती है। आप अपना ऑफिस लेते हैं, तो आपके पूरे स्टाफ या जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपका अपना एड्रेस है। एक एड्रेस के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। और हिंदुस्तान में सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेट्रो सिटी नहीं है, टियर 2 सिटी से, टियर 3 सिटी से, या फिर एनआरआई इन्वेस्टमेंट आ रही है यहाँ पर। तो जो लोग एनआरआई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि वो फ़ियर फैक्टर में कर रहे हैं, कि मुझे वहाँ कोविड हो गया या वॉर हो गया या कुछ ऐसा मैं नहीं है। उसी पर आना चाहता था कि ये वॉर के बाद क्या इंडिया में इन्वेस्टमेंट, चूंकि दुबई से इन्वेस्टमेंट इंडियंस के निकलने शुरू हो गए हैं, क्या वो इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में आ सकता है? देखिए, मैं स्पेसिफिक सिर्फ एक दुबई वाला केस नहीं बोलूँगा, मैं आपको कोविड से एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। कोविड हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यहाँ पे लोग इवैक्यूएट होके आए हैं ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है, अपना कंट्री है। अपने देश में आदमी को एक इन्वेस्टमेंट रखनी ही रखनी है। सबको पता है कि सेफ है, अपना देश है, और उसके 2-3 वजह हैं कि चलो मुझे पेमेंट टाइम मिलता है 4 साल, 5 साल, मैं उसको देके रीपेमेंट कर दूँगा। नहीं रहूँगा तो कम से कम रेंटल इनकम आएगा वहाँ से। तो लोग हिंदुस्तान में पैसा तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। और चाहे वो दुबई की सिचुएशन रही हो, चाहे यूक्रेन का रहा हो, चाहे कोविड का रहा हो, लोग आज इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। लेकिन एक काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि इंडिया में रेंटल रिटर्न नंबर वन कम है, नंबर टू इंडियन मार्केट में अगर आपको प्रॉपर्टी में एक किसी भी एनआरआई ने या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर ने बाहर से इन्वेस्ट किया है, मान लिया प्रॉपर्टी का 7-8% का एप्रिसिएशन भी हो रहा है और 5% का करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये काउंटर आर्गुमेंट है कि इसीलिए इंडियंस इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। रेमिटेंस भी आते हैं तो प्रॉपर्टी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन एक फैक्टर आ जाता है। मैं कह रहा हूँ, जितनी भी एनआरआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, उसकी पहली प्रायोरिटी सेफ्टी और इमोशनल है। करेंसी डेफिशिएंसी और बाकी चीज़ें सेकेंडरी है।
जितने भी लोग बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप मेट्रो सिटी में देखिए, चाहे सेकंड होम में देखिए या रिलीजियस प्लेसेस में, उसका पहला पैरामीटर है सेफ्टी, दूसरा इमोशनल, थर्ड बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ या जितना मेरा डिस्कशन है। शायद इसकी वजह ये है कि आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इमोशनली कैरेड होकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो रेमिटेंसेज के फिगर आते हैं प्रॉपर्टी मार्केट में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक किसी उसी से मिल रहा हूँ जो रियल एस्टेट वाला है। मेरा तो ओपन है, मैं सबसे मिलता हूँ। मैं पहले प्री डिफाइन नहीं होता कि मैं किससे मिल रहा हूँ। बट अगर मैं कभी बोलचाल में या मिलने पे ओवर द कॉफ़ी हम पूछते हैं कि आपका पर्पज़ क्या है? तो उनको लगता है कि दीपक, एक मैं वहाँ पैसे कमा रहा हूँ। लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल दुबई का देता हूँ। अरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने क्लोज़ किया हुआ है कि दुबई से इंडिया से दुबई गए हैं। अगर एक एक्स पैकेज यहाँ था जहाँ पे उनको टैक्स कटता है और वो दुबई चले गए। तो जितना टैक्स कटता था उतने की ईएमआई ले ली उन्होंने और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि अगर टैक्स डिडक्शन हो रहा था, तो उनके लिए तो इन हैंड वही आना था। दुबई से गए हैं, लाइफ़स्टाइल बॉम्बे वाला भी या एनसीआर वाला भी वहीं सेम है वहाँ पर, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं उनके। जितना टैक्स डिडक्शन होना था वही पैसे उन्होंने डाल दिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं किसी का पैकेज 50 लाख रुपए है। अब 50 लाख रुपए में मान लेते हैं मोटा-मोटी 30% टैक्स कटेगा। अभी मैं बाकी और चीज़ें नहीं जोड़ता हूँ, तो 15 लाख रुपए आपका टैक्स कटेगा, मोटा-मोटी। अब 15 लाख रुपए के टैक्स का मतलब हो गया 1 महीने का आपको सवा लाख रुपए की ईएमआई। सवा लाख रुपए की ईएमआई हो गई कि आप 1.5 करोड़ रुपए का होम लोन बड़े आराम से ले सकते हैं। मतलब आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और आज के डेट में तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं, जहाँ पर एमआईपी बोलते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान या मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान, कि आप एक प्रोडक्ट ले लीजिए। आपका ये डिस्बर्समेंट कुछ भी हो, फिक्स अमाउंट जाएगा आपका पोजीशन तक। जैसे मान लीजिए आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, आपने 10% का डाउन पेमेंट दे दिया, 20 लाख रुपए। अब आपको फिक्स 25,000 30,000 पे ही ईएमआई जाएगी। बाकी जब आपको घर मिल जाएगा, तब से आपका एक्चुअल ईएमआई शुरू हो जाएगी। तो ये रिलीफ रहता है लोगों को, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि मुझे 2 साल में मुझे अपने पैसे को बैलेंस करके डिपॉज़िट करना है। इंडियंस हम लोग यहाँ पर जब प्लानिंग करते हैं तो पैसे की सेविंग करना शुरू कर देते हैं, कि मुझे पैसा लाना कहाँ से है, बचाना कहाँ से है, सेविंग कैसे करनी है। तो जब पहले डिसाइड कर लेते हो कि हाँ, मुझे इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो फिर आप सेविंग ला करके उसको शुरू कर देते हैं। फाइनली मैं आपसे ये पूछूंगा, एक एवरेज इंडियन को कितनी अपनी सैलरी का ईएमआई कितना परसेंट रखना चाहिए और कितने नेटवर्थ बनाने के बाद प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? ये दोनों अलग सवाल हैं, लेकिन दोनों का आप एक साथ जवाब दे सकते हैं। देखिए, मुझे मैं तो ये कहूँगा कि 50% से ज़्यादा ईएमआई मत रखिए आप। जितनी आपकी सैलरी है, उसका 50%, टेक होम 50%। टेक होम 50%, उससे ज़्यादा लायबिलिटी आप मत रखिए। दूसरा, नेटवर्थ कुछ प्री डिफाइन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नेटवर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन जॉब लगी है और अच्छा पैकेज शुरू हो जाता है। लोग टियर 2 और टियर 3 सिटी से जो लोग आते हैं, जो कॉलेज के बच्चे, अगर आप देखेंगे जिनको जॉब लग रही है, अगर आप उनको नेटवर्थ वाइज़ कैलकुलेट करेंगे तो उनको अपार्टमेंट लेना ही नहीं चाहिए या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। आप अगर रेंट पे कर रहे हैं और रेंट पे करने के बाद आप 20% 30% और ऐड कर लीजिए, उतने तक का ईएमआई पे करने की अगर आपकी कैपेसिटी है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लेट्स से अगर आप 30,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं और लगता है कि आप 40,000, 30% आप 40,000 भी दे सकते हैं, तो आपको कर देना चाहिए। क्योंकि रेंट आपको हर साल इंक्रीज़ होगा। अगर आपने 1 साल बाद भी घर शिफ्ट किया आपको, तो पहले तो आपको रेंटल इंक्रीज़ होगा, प्लस आपको शिफ्टिंग में पैसा लगेगा, तो मोटा-मोटी आपको पैसा उतना ही जाना है। प्लस जो टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं, उनको तो 40-45% भी करना चाहिए, क्योंकि उनका एजुकेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट भी ठीक होता है। तो ये हैं दीपक मिश्रा, जिनका मानना है कि एक एवरेज इंडियन को प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम इस पूरी बातचीत में हम दोनों एक दूसरे से एग्रीड रहे हैं हर समय, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि हम काफी चीजों पे एग्री भी करते हैं, काफी चीजों पे डिसएग्री भी करते हैं। हमारे अपने एकदम डाइवर्स व्यू पॉइंट भी हैं कई लेवल पे। इनके कुछ तर्क ऐसे हैं जो एक बार आप सब लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन आप लोगों को सोचने के लिए कई मुद्दों पे इन्होंने एक नया नजरिया दिया है। उम्मीद करूंगा कि इस पॉडकास्ट पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आप जरूर बताएंगे कि आप इनसे कहां सहमत हैं,
कहां असहमत हैं और किस तरह के मुद्दों पे आगे हम इनसे और भी बात कर सकते हैं। शुक्रिया दीपक जी।